क्या सच में हमें किसी पार्टनर की ज़रूरत है? अकेले भी तो ज़िंदगी बताई जा सकती है। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, वी आर वायर्ड फॉर इमोशनल कनेक्शन। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम एक पार्टनर के बिना जिंदगी नहीं गुजार सकते? वो एक चॉइस है। आजकल की जनरेशन ना प्यार से भाग रही है। फिर मैंने थोड़ा सा समझा कि वो ना प्यार से नहीं भाग रही, वो रिलेशनशिप से भाग रही है, क्योंकि रिलेशनशिप्स इक्वल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एब्सोल्युटली, बिकॉज देखिए प्यार हम सबको चाहिए। चाहे आप डेटिंग साइट पे चले जाओ, चाहे आप किसी मीटअप पे चले जाओ, आप ढूंढ तो रहे हो ना अपने लिए कोई ना कोई किसी ना किसी फॉर्म में। लेकिन जो भागने वाला एस्पेक्ट आ जाता है, क्योंकि रिलेशनशिप्स डू मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको अच्छा मिल रहा है तो आपको फिर रिलेशनशिप का थोड़ा वो खट्टा, थोड़ा बिटर, थोड़ा कड़वा साइड भी मिलेगा। क्या क्या चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए वाइल डिसाइडिंग द पार्टनर? उसमें ना लॉजिक और इमोशन दोनों का साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। क्या इस रिलेशनशिप में फीलिंग के अलावा, अट्रैक्शन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्या जो लॉन्ग रन में सस्टेन करने में हेल्प करेंगी? क्या हमारे सोच विचार सच में मैच करते हैं? क्योंकि फीलिंग तो है। क्या हमारा जिंदगी को देखने का, समझने का तरीका आपस में मेल खाता है या नहीं, या हम दो बहुत अलग अलग टेंजेंट्स पे बात कर रहे हैं? इमोशनली यू नीड टू फील कनेक्टेड, दैट यू नो दिस इज माई पर्सन, बट एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट है, डिग्निटी मेंटेन है एक दूसरे की। क्या रिलेशनशिप में आपको ग्रो करने की स्पेस मिल रही है? टॉकिंग अबाउट दैट डर ऑफ उम्र निकली जा रही है, डर ऑफ प्रेशर ऑफ पेरेंट्स, डर कि मुझे कोई नहीं मिलेगा। सच में क्या सही समय है टू गेट मैरिड? पॉइंट ये नहीं है कि आप किस एज में शादी कर रहे हो, पॉइंट ये है कि क्या आप रेडी हो शादी करने के लिए। इट्स रियली अबाउट दैट मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल रेडीनेस टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक रिलेशनशिप या मैरिज के साथ में आती हैं। गर्ल्स जो कहते हैं कि उनको इन लॉज के साथ नहीं रहना, क्या आपको प्यार से डर लगता है? क्या आप रिलेशनशिप में धोखा खा चुके हो और वापस से एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट करने से डरते हो? कंफ्यूज हो लाइफ में कि यार अपने लिए सही पार्टनर कैसे ढूंढें? लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज, अपने लिए लाइफ पार्टनर डिसाइड करते वक्त क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए? क्या आपके माँ बाप भी आपको शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, या फिर आप ही अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हो अपने लव अफेयर के लिए? अक्सर वही लोग क्यों कहते हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है कि शादी नहीं करनी चाहिए? शादी के बाद क्या चीज़ें बदल जाती हैं और क्यों बदल जाती हैं? क्या है रियलिटी ऑफ रिलेशनशिप्स एंड इंडियन मैरिजेस? दिस इज़ अ लव एंड रिलेशनशिप स्पेशल एपिसोड विद लाइफ कोच एंड साइकोलॉजिस्ट दामिनी ग्रोवर। ओ माई गॉड, आई कैन नॉट टेल यू कि ये होकस पोकस की हिस्ट्री में अभी तक की मोस्ट रिलेटेबल कॉन्वर्सेशन होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि हमने रिलेशनशिप की डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, डेली कॉम्प्लेक्सिटीज़ को डिस्कस किया है। एंड ये बहुत ही रिलेटेबल, सिंपल, मच नीडेड कॉन्वर्सेशन है। ये कॉन्वर्सेशन सबको सुननी चाहिए, जिनकी शादी हो चुकी है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में है, मगर जो सब सवाल मैंने किए यहाँ पर, उन सब का जो जवाब ढूंढ रहे हैं, ये पॉडकास्ट आपके लिए है। नाउ आई विल लेट यू सोक इन द इंटायर कॉन्वर्सेशन। प्लीज पुट योर ईयर प्लग्स टुगेदर फॉर एन एक्सट्रीमली लवली ब्यूटिफुल एपिसोड। All right, Damini, ma'am, welcome on Hocus Pocus with Anshul. Thank you for having me. In the era of love at first sight and divorce at first fight, my intention of this podcast is modern relationships को एक नई सोच की, बहुत सारी एक्सेप्टेंस की और नए तरीक़ों की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे रिलेशनशिप्स अब चलती आ रही हैं, क्लियरली हमें कुछ तो चेंज करने की ज़रूरत है। चाहे वो माइंडसेट है, चाहे वो एक्सेप्टेंस है, वो क्या है हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। बट आई रियली वांट टू सिंप्लीफाई रिलेशनशिप्स, आई वांट टू मेक इट ईजियर फॉर आवर ऑडियंसेस, और मैं चाहती हूँ सिंपल सरल भाषा में जितना रिलेटेबल हो सके अपनी ऑडियंस के लिए, उनकी रिलेशनशिप की जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो हम डिस्कस करें इस पॉडकास्ट में। एंड क्योंकि ये प्यार भरा वीक चल रहा है, तो आई विल स्टार्ट विद दिस फॉर यू कि व्हाट इज़ लव फॉर यू? What is love for me? Well, सीधे शब्दों में मेरे लिए लव का मतलब है टू बी एबल टू गिव,
उफ, दैट्स ऑल. ओह लाइक दिस इज लाइक, ये मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं अगर आप मुझसे पूछते तो मैं भी एग्जैक्टली यही आंसर देती, और मैं अपने ज़रूर अक्सर अपने पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि फॉर मी लव इज इक्वल्स टू गिव. बैंग ऑन. We are on the same page then. We are on the same Great. page. तो चाहे हम सेल्फ लव की बात करें, बिकॉज मेरा ये थॉट एक्चुअली आया वहीं से था, बट तो चाहे हम खुद के लिए बात करें या हम किसी दूसरे इंसान की बात करें, अब वो आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, वो आपका पार्टनर हो सकता है, वो आपका पेट हो सकता है. अगर आप कह रहे हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं, तो इसका मतलब ये है दैट आप उनको वो सब चीज़ें दें, और दिल से दें, खुशी से दें, जो उनकी ग्रोथ में उनके काम आ सके, उनको बेहतर बनाए, उनकी ज़िंदगी को कंफर्टेबल कर सके. और ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को पीछे रखें और आप अपनी लाइफ का ध्यान ना दें, अपने ऊपर ध्यान ना दें. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अगर आप इस तरीके से खुद से प्यार करेंगे तो आप अपना भी ध्यान रख पाएंगे, और साथ ही साथ फिर आप दूसरे का भी रख पाएंगे, और एक वो बैलेंस या एक हार्मनी इज़ द राइट वर्ड, जो हमें एक रिलेशनशिप में चाहिए होता है, वो हम मेंटेन कर पाएंगे. अगर हम सिर्फ दूसरे व्यक्ति से सिर्फ लेने के बारे में सोचते रहें, ये मुझे क्या दे सकता है, ये मेरे लिए क्या कर सकती है, तो फिर हम प्यार की बात नहीं कर रहे. फिर तो हम सीधा लेन देन, बिजनेस, ट्रांजैक्शंस, एजेंडा मुझे फुलफिल करना है, फिर हम सिर्फ इनकी बातें कर रहे हैं. और अगर हम दो लोगों को जोड़ते हैं साथ में, तो आप सोचिए ना, इधर से मैं किसी व्यक्ति को आई एम ट्राइंग टू गिव देम ऑल माई लव, माई अटेंशन, अफेक्शन, मेरा समय, सब कुछ, क्योंकि मेरे लिए ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से वो भी मेरे लिए यही कर रहे हैं. तो रिश्ता कैसे फ्लरिश नहीं करेगा? क्योंकि हम सिर्फ एक जने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि एक रिश्ते में 2 लोग, आपकी फैमिली में 3 लोग, 4 लोग, सभी मिलजुल के एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, और उनके पास जिस भी तरीके से वो अपना लव दिखाते हैं, क्योंकि हम सबके अलग अलग तरीके होते हैं, राइट, वो सब मिलजुल के एक बहुत ही अच्छा भरपूर रिश्ता बना रहे हैं. दैट्स व्हाट टू मी लव रियली इज. Absolutely, I am in 100% agreement to what you said. 2 लोग एक दूसरे में पानी भर रहे हैं और वो प्लांट को ग्रो कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप इज़ दैट प्लांट जिसको बहुत समय लगता है, बहुत पानी और बहुत न्यूट्रिएंट्स लगते हैं टू ग्रो. और जब दोनों लोग एक दूसरे में पानी डाल रहे हैं, सनलाइट डाल रहे हैं, तो वो ग्रो करेगी. बिल्कुल. एंड दी एजेंडा और शुड द पर्पस ऑफ द रिलेशनशिप इज़ कि उसमें आने के बाद 2 लोग एक जब साथ जुड़ते हैं तो आपसी ग्रोथ होनी चाहिए. एग्जैक्टली. एंड इफ़ योर परमिशन, मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी. वो ये कि मुझे लगता है कि प्यार इज़ ऑल्सो अ चॉइस. लव इज़ ऑल्सो अ चॉइस. इट इज़ अ डिसीजन दैट यू मेक, एंड डिसीजन टू मेक एफर्ट्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. क्योंकि मुझे लगता है कि प्यार ऑटो पायलट पे नहीं चलता है. बिल्कुल. अगर ऑटो पायलट पे वो रहेगा ना, एक्चुअली आपका रिश्ता अगर ऑटो पायलट पे रहेगा, तो प्यार सबसे पहले खिड़की से बाहर जाएगा. क्योंकि देखिए, लव के 2 कंपोनेंट्स होते हैं. एक है इमोशन जो आप फील करते हैं कि भाई मुझे कोई बहुत पसंद आ रहा है, मैं बहुत अट्रैक्टेड हूँ, एंड मेरी इच्छाएं हैं उनके प्रति. बट एट द सेम टाइम लव का एक एक्शन कंपोनेंट भी है. मुझे अगर उनको अपनी ज़िंदगी में रखना है, मुझे उनको वो वैल्यू देनी है, राइट, तो मुझे कुछ चीज़ें भी करनी पड़ेंगी अपने थॉट प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने बिहेवियर्स के तौर तरीक़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि मैं उन्हें अपने साथ रख सकूं. एंड वाइस वर्सा, उधर से भी सेम चीज़ें होने की ज़रूरत है. जब ये मिसिंग हो जाएगा, अब आपने बोल दिया आई लव यू, और हम साथ रहने लगे फॉर एग्जाम्पल, राइट, अब हम पूछ नहीं रहे एक दूसरे को, अब हम समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है कि अब तो रह ही रहना साथ, अब तो चीज़ें अपने आप हो ही जाएंगी. तो जो चीज़ें आपको ग्लू की तरह बांध के रखती हैं, वो अगर आपने हटा दी, अपने आप ही चले जा रहा है, तो फिर फीलिंग भी ख़त्म हो ही जाएगी. इवेंचुअली हो ही जाएगा. तो शुरू से शुरू करते हैं. यहाँ पे हमने प्यार की बात की, मगर व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स, हमारी एज के लोग भी गो थ्रू करते हैं, और वो है एक डिलेमा कि क्या सच में हमें किसी पार्टनर की ज़रूरत है? अकेले भी तो ज़िंदगी बताई जा सकती है. या फिर व्हेन आई थिंक अबाउट द अदर पार्ट, ह्यूमंस आर डिज़ाइन टू स्टे टुगेदर, टू शेयर इमोशंस. तो वो जो एक डिलेमा होता है कि नहीं, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद में सक्षम हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है. एक ये कुछ लोग ऐसा सोचते हैं. और फिर आपको अल्टीमेटली आपको जैसे जैसे समय बीतता है, आपको ज़िंदगी आपके साथ बीतती है, आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी अगर आप
किसी के साथ वो शेयर कर पाओगे. अल्टीमेटली ह्यूमंस आर डिज़ाइन टू स्टे टुगेदर. तो इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, 2 बातें हैं. पहला, हैविंग अ पार्टनर इन योर लाइफ इज़ अ चॉइस. वो नीड नहीं है, वो तो आपकी इच्छा है, वो आपकी चॉइस है. अगर हम बात करते हैं वेदर ह्यूमन बींग्स आर डिजाइंड टू स्टे टुगेदर और नॉट, राइट. ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स. वी आर वायर्ड फॉर इमोशनल कनेक्शन, यानी कि हम बिना किसी इमोशनल कनेक्शन के अपने आसपास के फेलो ह्यूमन बींग्स के साथ में, उसके बिना हम सर्वाइव हमारे लिए मुश्किल होगा. क्योंकि अकेलापन जैसी जो चीज़ है ना, वो बहुत काटने को दौड़ती है. और हम ज़िंदगी में अकेले ना रह जाएं, ये एक बहुत ही डीप रूटेड एग्जिस्टेंशियल फेयर है जो कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति ने एक्सपीरियंस तो करा ही होगा. तो ह्यूमन कनेक्शन हमें ज़रूर चाहिए, प्यार, मोहब्बत, टाइम, अटेंशन, राइट. और इसीलिए आप देखो, हमारे पास अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप्स हैं हमारी लाइफ में. फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, लोग पेट्स के साथ हमारे कनेक्शन होता है. फिर आप जहाँ काम करने जाते हैं, वहाँ पर भी आप चाहते हैं कि आपके बॉस के साथ, आपके कॉलीग्स के साथ आपका एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप रहे, कि वर्क एनवायरनमेंट अच्छा रहे. तो हर जगह तो हम रिलेशनशिप्स ही ढूंढ रहे हैं और उसी के बेसिस पे हम चल रहे हैं. तो इमोशनल कनेक्शन तो हमें चाहिए, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम एक पार्टनर के बिना ज़िंदगी नहीं गुजार सकते? वो एक चॉइस है, ठीक है. क्योंकि हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई मैं पार्टनर मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी इमोशनल नीड्स अदरवाइज फुलफिल हो रही हैं, आपको इस तरीके के कमिटमेंट की नीड नहीं फील हो रही है, तो वो आपकी चॉइस है. कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, पर मुझे तो चाहिए, यू नो, आई वॉन्ट टू बी विद समबडी एंड आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, आई वॉन्ट टू शेयर माई लाइफ विद समवन. वो भी उनकी चॉइस है, क्योंकि हर एक इंसान सेम तरीके से नहीं सोच रहा है. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये आपकी एक चॉइस है, ये आपकी अंदरूनी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप अपनी लाइफ में अपने लिए क्या सोच लेकर चलते हैं. बट इमोशनल कनेक्शन तो हमें किसी न किसी फॉर्म में चाहिए ही चाहिए. वो फैक्ट है, और वो साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है. चाहे आप मैस्लो की हायरार्की के बारे में पढ़ लीजिए, तो उनका भी 3rd लेवल पर तो नीड फॉर बिलोंगिंग तो है ही. कि एक बार जब हमारा खाना पीना सब सेट हो गया, हमारे सर पे छत आ गई, अब हमें रिश्ते चाहिए. वी वॉन्ट टू नो दैट हम किसी सोसाइटी का एक पार्ट हैं. तो वो क्या है? इमोशनल कनेक्शन ही है. बिल्कुल, राइट. अगर हम अटैचमेंट थ्योरीज पे जाएं साइकोलॉजी में, जहाँ से बहुत ज़्यादा पेरेंटल स्टडीज़, बच्चों का रिलेशनशिप स्टाइल, अटैचमेंट स्टाइल कैसे फॉर्म होता है, रिलेशनशिप्स में कैसे प्ले आउट करता है, एक्सटेंसिव स्टडीज़ यही बताती हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स. हम इमोशनल नीड को अपने सिस्टम से निकाल के बाहर नहीं कर सकते. हाउ वी फुलफिल इट, ऑफ कोर्स, वो हमें सोच समझ के चलना है. ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, अग्रीड. बट मुझे ऐसे लगता था कि आजकल की जनरेशन ना प्यार से भाग रही है. फिर मैंने थोड़ा सा ठहरी और समझा कि वो ना प्यार से नहीं भाग रही, वो रिलेशनशिप से भाग रही है. क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि उन्हें भी पता है अंदरूनी तरीके से कि रिलेशनशिप्स इक्वल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो वो प्यार से नहीं भाग रही, वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रही है. वुड यू अग्री विद ऑन दैट नोट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. बिकॉज देखिए, प्यार हम सबको चाहिए. और हम चाहे आप डेटिंग साइट पे चले जाओ, चाहे आप किसी मीटअप पे चले जाओ, आप ढूंढ तो रहे हो ना अपने लिए कोई ना कोई, किसी ना किसी फॉर्म में. और रिलेशनशिप्स के भी बड़े अलग अलग तरीके निकल आए हैं ना. वी हैव फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, कोई कैजुअली डेट करता है, कोई एक लॉन्ग टर्म सॉलिड रिलेशनशिप चाहता है. तो क्या है, किसी ना किसी फॉर्म में तो हम फिर भी कोई एक पार्टनरशिप, किसी तरीके से कोई एक कंपेनियनशिप सीख तो कर ही रहे हैं. लेकिन हम जो भागने वाला एस्पेक्ट आ जाता है, वो एज यू वेरी करेक्टली सेड, क्योंकि रिलेशनशिप्स डू मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपको अच्छा मिल रहा है तो आपको फिर रिलेशनशिप का थोड़ा वो खट्टा, थोड़ा बिटर, थोड़ा कड़वा साइड भी मिलेगा. वो फिर लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं. तो हम सोचें कि हमें सिर्फ अच्छी चीज़ें मिलें और हमें द डिफ़िकल्ट थिंग्स वो ना मिलें, वो पॉसिबल नहीं है. और क्योंकि हमें लगता है कि हम इक्विप्ड नहीं हैं, किसी कारण से हम वो नहीं हैंडल कर पाएंगे, तो हम भाग जाते हैं. फिर हम ईजियर रूट्स ढूंढते हैं अपने लिए, जहाँ पे हमें ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट ना करना पड़े. उसकी भी अपनी दिक्कतें हैं. एग्जैक्टली. तो मुझे अभी आज की जनरेशन के साथ रहकर रियलाइज़ हुआ कि मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली लुकिंग फॉर रिलेशनशिप जहाँ पे रोमांस हो बट विदाउट द कमिटमेंट. तभी तो टर्म्स लाइक सिचुएशनशिप एंड ब्रेड क्रम्बिंग एंड व्हाट नॉट हैव कम इन टू प्लेस.
तो फॉर द सेक ऑफ आवर ऑडियंसेस, अगर आप एक्सप्लेन करो व्हाट आर दीज टर्म्स कॉल्ड सिचुएशनशिप, ब्रेड क्रम्बिंग, बहुत सारे, लव बॉम्बिंग Yeah. and bread crumbing, relationships, situationships. Then you've got this term I really like, pebbling, but ये तो खैर cute है, अच्छा है, but बहुत सारे terms निकल आए हैं. And ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें पहले नहीं होती थी, of course होती थी, but हाँ, आज हमने उनको acknowledge कर दिया और हमने एक vocabulary उनके लिए अलग से create कर दी है. For example, अगर हम situationship की बात करते हैं, तो situationship is where two people are in a relationship but not in a relationship. Okay. हम साथ तो हैं लेकिन हम कमिटेड नहीं हैं, तो हमें पता नहीं है कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं. हम दोस्त हैं, हम दोस्त से ज़्यादा हैं, हम पार्टनर्स हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक्सक्लूसिविटी जो एक रिलेशनशिप के साथ आती है वो उसमें है नहीं. Okay. इट्स लाइक आप किसी को बैकअप लेके चल रहे हो और आप फुल्ली आप इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो, आप अपने ऑप्शंस ओपन करके चल रहे हो, आपने बस किसी को ऐसे लटका के रखा हुआ है. लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि हम हैं क्या. That is what is a situationship, is there's just a lot of confusion कि चल क्या रहा है. अगर हम ब्रेड क्रम्बिंग की बात करते हैं, तो ब्रेड क्रम्बिंग का मतलब है इसे ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े हम डाल देते हैं ना, क्रम्स चिड़ियों के लिए, कि आ जाओ खा लो. तो एक्चुअली ये टर्म देखा जाए तो इट कम्स फ्रॉम देयर ओनली, कि आप थोड़ा थोड़ा अटेंशन, थोड़ा थोड़ा टाइम, थोड़ा थोड़ा अफेक्शन आप दे रहे हो, पूरा नहीं दे रहे हो और पूरा खींच भी नहीं रहे हो. लिटिल आप देते जा रहे हो जस्ट टू कीप द पर्सन interested as a backup option while you may be exploring other options. So that's what breadcrumbing is. And although the other term that I said I really like is pebbling. This is not a bad term, but pebbling is it comes from penguins. So penguins क्या करते हैं, जब एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, तो वो मेल पेंगुइन जाके ना एक फीमेल पेंगुइन को पेबल दे देगा. If the female penguin accepts the pebble, right, then it means that they're going to be in that relationship. Wow. So pebbling is like छोटे छोटे actions जो आप किसी दूसरे जने के लिए कर रहे हो, उनको बताने के लिए that you are interested in them and you want them. So this is a cute thing, but हाँ, just saying कि ऐसे बहुत सारे हमारे पास terms हैं जो basically घूम फिर के हमें यही बता रहे हैं कि हम चाहते तो हैं, पर हम वो effort नहीं डालना चाहते हैं, हम वो commitment में नहीं घुसना चाहते हैं, और बस हमें अपने ऑप्शंस खुले रख रहे हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि डेटिंग स्पेस में, प्यार के स्पेस में बहुत सारी चीज़ें हम बात कर सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि आई वॉन्ट टू मेक दिस अ वेरी हेल्पफुल पॉडकास्ट फॉर पीपल ऑफ माई एज हु आर एक्चुअली जेन्युइनली लुकिंग फॉर पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप, रिलेशनशिप, मैरिज. तो अगर हम अपना पार्टनर डिसाइड करना चाह रहे हैं थ्रू द रूट ऑफ अरेंज मैरिज और थ्रू द रूट ऑफ लव मैरिज, जो भी कोई भी रूट ले, तो क्या क्या चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए वाइल डिसाइडिंग द पार्टनर? देखिए, जब आप एक पार्टनर चूज़ करने की बात करते हैं और उसके बाद ऑफ कोर्स जो भी आपको लगता है नेक्स्ट स्टेप आपके रिलेशनशिप में होना चाहिए, उसमें ना लॉजिक और इमोशन दोनों का साथ में रहना बहुत ज़रूरी है. ऑफ कोर्स यू नीड टू फील समथिंग फॉर अ पर्सन, जिसको हम लव की बात करते हैं, अट्रैक्शन होनी चाहिए, एक वो आपको केमिस्ट्री फील होनी चाहिए. इमोशनली यू नीड टू फील कनेक्टेड दैट दिस इज़ माई पर्सन, ये मेरा सेफ स्पेस है, राइट. बट एट द सेम टाइम लॉजिक का भी होना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या इस रिलेशनशिप में फीलिंग के अलावा, अट्रैक्शन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्या जो लॉन्ग रन में सस्टेन करने में हेल्प करेंगी. क्या हम दोनों जने सच में मिल के एक भरपूर ज़िंदगी अपने लिए बना सकते हैं या नहीं. क्या हमारे सोच विचार सच में मैच करते हैं, क्योंकि फीलिंग तो है, बट क्या सोच विचार मैच कर रहे हैं. क्या हमारा ज़िंदगी को देखने का, समझने का तरीका आपस में मेल खाता है या नहीं, या हम दो बहुत अलग अलग टेंजेंट्स पे बात कर रहे हैं, राइट. हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि प्यार तो बहुत लोग एक दूसरे से करते हैं, बट अगर सपोर्ट की बात करें तो कोई सपोर्ट नहीं है, राइट. एक ही जने के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार आ जाती है कि भाई तुम ही समझो, प्यार करते हो तो तुम ही समझो. नहीं, आप भी प्यार करते हो तो आपको भी समझना पड़ेगा. तो क्या दोनों तरफ से वो सपोर्ट है, रिस्पेक्ट है, डिग्निटी मेंटेन्ड है एक दूसरे की. क्या रिलेशनशिप में आपको ग्रो करने की स्पेस मिल रही है,
राइट? फाइनेंशियली आप लोग सिक्योर हो या नहीं, क्या आप उस तरीके से अपने लिए एक बेस बनाकर आगे चल सकते हो या नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो खाली हम फीलिंग पे भी नहीं डिपेंड कर सकते, एंड एट द सेम टाइम अगर हम सिर्फ एक चेकलिस्ट लेकर चलेंगे कि कितना कितना कमा रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, और क्या फिगर और फिजिक वाइज और कॉम्प्लेक्शन वाइज सब कुछ मैच हो रहा है या नहीं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, लेकिन फीलिंग ही नहीं है आपस में। कुछ एक दूसरे को देखकर हमें कुछ फील नहीं होता है, हमें इंटीमेसी में दिक्कत है, वो केमिस्ट्री, वो स्पार्क नहीं फील होती है, तो आप वो चेकलिस्ट का करोगे क्या? और अगर कर भी लिया, कई बार क्योंकि ऐसा होता है कि चेकलिस्ट के बेसिस पर ही लोग आगे बढ़ जाते हैं, खालीपन फिर आता है काटने अलग अलग तरीकों से। फिर ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके सारे चेक बॉक्सेस टिक हो रहे हों बट फिर भी वो आपके लिए सही इंसान ना हो। बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है कि फीलिंग अपनी जगह सही है, फिर भी इंसान आपके लिए सही नहीं है। कहना गलत इंसान से प्यार कर लेना, क्यों? क्योंकि फीलिंग तो ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप को चलाने के लिए जो बाकी सब चीज़ें थी वो सब थी ही नहीं। रिस्पेक्ट नहीं है, फ्रीडम नहीं है, ग्रोथ नहीं है, आपको फीलिंग टेकन फॉर ग्रांटेड ऐसा लगता है पूरे टाइम, तो फिर प्यार तो हवा होगा ही ना। तो दोनों ही चीज़ों का एक ब्लेंड होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस में भी शायद ना हो, मे बी अ स्ट्रॉन्ग वर्ड टू यूज़, बिकॉज कुछ चीज़ें ज़रूर ऊपर नीचे होंगी, बट आपको ये देखना है कि लॉजिकल और इमोशनल एस्पेक्ट किस तरीके से ब्लेंड हो रहा है आपस में, और वो ब्लेंड आपको टेस्टी लग रहा है या नहीं। जैसे हम स्मूदी बनाते हैं, स्मूदी में क्या है, 3-4 इंग्रेडिएंट्स हम ले रहे हैं ना, हम मिल्क ले रहे हैं, चलो हम एप्पल डाल देते हैं उसमें, और हम चिया सीड्स डाल देते हैं, कुछ भी, राइट? ये सब इंडिविजुअल चीज़ें हैं, इनका सबका अपना अपना टेस्ट है, राइट? और जब आप इनको ब्लेंड करते हो एक सर्टन रेशियो प्रोपोर्शन में, कोई भी अगर एक चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, राइट, तो आपको टेस्ट ऑफ लगेगा। तो आप अपने हिसाब से, अब मुझे शायद एक एप्पल में कंफर्टेबल लगे, शायद आप आधा एप्पल यूज़ करना चाहो, राइट? मैं शायद चिया सीड्स यूज़ करूँ, आप शायद ना करना चाहो। तो हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से देखिए कि ये इंग्रेडिएंट्स कैसे बेस्ट वे में कंबाइन होते हैं, और फिर जो स्मूदी का टेस्ट आ रहा है वो मुझे पसंद है या नहीं। क्या मैं रोज़ रोज़ ये स्मूदी कंज्यूम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या नहीं। वो एक्चुअली एक रिलेशनशिप इसी तरीके से बनता है। इट्स अ ब्लेंड ऑफ सो मेनी थिंग्स टुगेदर। मुझे बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी है। रियली आई एम रियली ऑलरेडी लाइकिंग द कॉन्वर्सेशन, क्योंकि जब आप आंसर दे रहे हो ना, मुझे उसमें अपने जवाबों का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। सो वी आर एग्जैक्टली ऑन द सेम पेज। बट जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं या जब हम मैरिजेस की बात करते हैं, तो एक एक्सटर्नल चेकलिस्ट बनाई जाती है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसी चेकलिस्ट को फॉलो करके रिलेशनशिप्स बनते आए हैं। चाहे वो लुक्स हो, वो पैसा हो, स्टेटस हो, आप दोनों पार्टीज़ इक्वल लेवल पर सोसाइटी में मैच हो, कास्ट सिस्टम हो, जनरली एक एक्सटर्नल चेकलिस्ट है जिसके ऊपर काम करा जाता है और वही सालों से चलती आ रही है। मुझे ऐसे लगता है कि अब समय आ गया है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि अब उस एक्सटर्नल चेकलिस्ट के साथ साथ या फिर उसके अलावा इंटरनल चेकलिस्ट को ज़्यादा महत्व देना चाहिए कि चेक इंटेग्रिटी, चेक मोरल्स, चेक मैनर्स, चेक कैरेक्टर। और किसी के लिए लॉयल्टी बहुत ज़्यादा मैटर कर सकती है, किसी के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर सकता है, किसी के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, मगर आपकी एक अपनी इंटरनल चेकलिस्ट ज़रूर होनी चाहिए जो आपको उस इंसान के साथ चेक करनी चाहिए कि वो मैच हो रही है या नहीं। आपका पर्सनालिटी अलग हो सकती है बट आपके मॉरल्स और माइंडसेट अगर सेम है तो उसकी संभावना बढ़ जाती है कि आप एक साथ रह पाओगे, ये मेरा मानना है। तो पहला, डेफिनेटली हैव योर चेकलिस्ट, इंटरनल चेकलिस्ट, एंड सेकंड, इंटरनल चेकलिस्ट में हैव योर नॉन नेगोशिएबल सेट। जब वाइल यू आर डिसाइडिंग योर पार्टनर, आपके एक नॉन नेगोशिएबल होने चाहिए कि ये तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए या ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, जब हम रिलेशनशिप्स में जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि कोई रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, हर चीज़ नहीं मिलेगी, विच इज़ ट्रू कि आपको हर चीज़ एक इंसान में नहीं मिलेगी, मगर यू शुड हैव योर नॉन नेगोशिएबल सेट कि ये चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मैं सेटल नहीं होंगी। एंड थर्ड थिंग दैट आई वांट टू ऐड ऑन इज़ डोंट
मैरी द पोटेंशियल, मैरी द रियलिटी। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जब हम इंसान को देखते हैं और सोचते हैं कि ये ऐसा कर सकता है, इसके अंदर ये पोटेंशियल है, हम उस आइडिया को इतना बड़ा बना देते हैं कि हमको लगता है कि ये हमारे लिए बेस्ट पर्सन है। बट जैसा वो व्यक्ति अभी आपके सामने है, जैसी उसकी लुक्स हैं, जैसा उसका बैंक बैलेंस है, जैसा उसका अभी का माइंडसेट है, जो उसकी प्रेजेंट कंडीशन है, क्या आप उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हो, क्या आपको उससे प्यार है, वो मैटर करता है। एंड फोर्थ इज़ डेफिनेटली एक्सेप्टेंस के आपको एक इंसान में सारी क्वालिटीज़ नहीं मिल सकती। मुझे इससे वो चीज़ याद आ जाती है कि डियर ज़िंदगी में शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि हाँ, सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं रिश्तों में कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ही पार्टनर में हमें बेस्ट फूडी भी मिल जाएगा, वही पार्टनर हमारे साथ डांस भी कर लेगा, वही पार्टनर हमारे साथ रोमांस भी कर लेगा, वही पार्टनर हमें समझेगा भी। तो सारी टेस्ट आपको एक पार्टनर में नहीं मिल सकते। जो मज़ा आपको आपके दोस्त के साथ कॉफ़ी पीने में आ सकता है, हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपको ना आए। दैट एक्सेप्टेंस ऑफ कि नॉट एवरीथिंग कैन बी गिवन, दैट एक्सेप्टेंस के एक इंसान आपके सारे ख्वाहिशें पूरे नहीं कर सकता और आप भी उसकी नहीं कर सकते, सम्स अप एवरीथिंग। यस, एक्सटर्नल चेकलिस्ट के साथ साथ इंटरनल भी बहुत ज़रूरी है, जो बहुत टाइम से ओवरलुक होती आई है। क्योंकि सिर्फ क्राइटेरियाज ही होते हैं, पैसा होना चाहिए, लुक्स होने चाहिए, भी फैमिली अच्छी है, ऊपर से दिखने में अच्छी है, अंदर क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति कैसा है हम उसको जानने में, समझने में, उनके सोच विचार कैसे हैं, वो आपके साथ कैसे हैं, किस तरीके से, एवरीबडी हैज़ देयर ओन डेफिनेशन ऑफ हाउ दे वांट टू बी लव्ड, राइट? क्या वो आपकी डेफिनेशन मीट कर पा रहे हैं? क्या आप उनको उनके तरीके से प्यार दे पा रहे हो? एक कहीं पे एक बैलेंस आ पा रहा है या नहीं, राइट? इमोशनली हम सेम लेवल पे हैं या नहीं? हम इंटेलेक्चुअली एक दूसरे को बातें ही समझ में नहीं आ रही हैं तो आप आगे क्या ही बढ़ोगे? इंटीमेसी जैसी चीज़ है या नहीं, राइट? हर किसी का अपना एक बैगेज भी होता है जो आएगा रिलेशनशिप में। तो क्या आप दोनों के बीच में इतनी ओपननेस, इतनी कम्युनिकेशन है कि आप एक दूसरे को उनके गुड, बैड, अगली सभी पार्ट्स के साथ एक्सेप्ट करके इनके साथ ज़िंदगी आगे बिताना चाहोगे? ये सब चीज़ें सोचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि रिलेशनशिप इन्हीं से बनता है। देखो, पैसा ज़िंदगी में थोड़ा कम हो, ज़्यादा हो, चलेगा। इंसान थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेगा, थोड़ी मदद ले लेगा, एक टेम्पररी फेज़ आता जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं होते, बट पैसा आपका रिलेशनशिप पूरी तरह से नहीं चलाएगा। हाँ, वो दिक्कतें ज़रूर दे सकता है। अगर हमारी लाइफ में बेसिक्स ही हमारे सेट ना हो तो माना कि दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आपने एक सही इंसान के साथ रिश्ता जोड़ा है तो आपको पता होगा कि यार ये कितना केपेबल है, ये इससे टाइड ओवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप खुद भी उनकी मदद करने के लिए यू विल हैव देयर बैक, एंड दीज आर द थिंग्स दैट मैटर इन द रिलेशनशिप। मनी अलोन स्टैंड अलोन, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लुक्स ऑल्सो सिमिलरली, सेम थिंग फॉर द लुक्स। किसके लिए क्या खूबसूरत है वो तो डिफरेंट है ना। अब किसी को लग सकता है कि आंचल और मैं खूबसूरत हैं, किसी को लग सकता है कि शायद हम नहीं हैं, वो शायद हम में 4 फ्लॉज निकाल के ले आएंगे, राइट? तो कौन डिसाइड कर रहा है कि क्या खूबसूरत है और क्या नहीं? हम सब अपनी सोच के साथ चल रहे हैं। तो इसीलिए आपके मन को अगर भा रहा है, राइट, और आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा है, तो बस गो विद इट देन। और ये भी कि हाँ, हर किसी में आपको सब कुछ तो नहीं मिल सकता है, और ये हम गलती करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारा बेस्ट फ्रेंड भी हो जाए और हमारे वो पेरेंट्स का भी रोल कर दे, फिर हमारा पार्टनर हमारे बच्चे जैसा भी बिहेव कर ले, और बट ऐसा नहीं होता है। ओके। क्योंकि एक रिलेशनशिप में देखा जाए तो देयर आर 3 एंटिटीज़, ठीक है? इट्स नॉट सो द फर्स्ट वन इज़ मी। सपोज अगर मैं एक रिलेशनशिप में हूँ तो पहला इंसान जो उस रिलेशनशिप को बना रहा है वो मैं हूँ। दूसरा, वो दूसरा व्यक्ति जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, राइट? और तीसरा, आपका रिलेशनशिप जिसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, अपनी एक टोन है, एक रिलेशनशिप की अपनी अलग ज़रूरतें हैं जो आपकी ज़रूरतों से हट के हो सकती हैं। जब मैं और आप साथ में आएंगे तभी, और एक टीम की तरह काम करेंगे, तभी हम उस रिलेशनशिप को एक सही ढंग से चला पाएंगे। अगर मैं हावी हो गया तो मेरा पार्टनर भी सफ़र करेगा, मेरा रिलेशनशिप भी सफ़र करेगा। अगर मेरा पार्टनर हावी हो गया, वहाँ पे मैं चालू हो गया, तो मुझे भी दिक्कत आएगी, मेरे रिश्ते में भी आएगी। और अगर हम दोनों ने रिलेशनशिप को इतना बड़ा बना दिया कि हमारे लाइफ के बाकी एरियाज़ ही हमसे छूट गए, तो अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप भी ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंगर, रिजेंटमेंट, क्योंकि बाकी सब चीज़ें हमसे छूट गई, हम इफ़ेक्टिवली अपने लाइफ के एरियाज़ को मैनेज नहीं कर पाए, रिलेशनशिप ही सब कुछ बन गया।
तो इसीलिए इन तीनों को मिला के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आएंगे स्ट्रगल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ रिलेशनशिप पर, बट उससे पहले मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, और वो ये है कि सालों से ये फ़िलॉसफी चली आई है कि कच्चा घड़ा होता है एक इंसान, जब वो छोटा होता है, वो कम उम्र का होता है, तो उसे उस उम्र में शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी एसेंट्रिसिटीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, उसकी अभी एक पर्सनल लाइफ डेवलप नहीं हुई है, उसने दुनिया इतनी नहीं देखी है, अभी वो कच्चा घड़ा है, और वो जब किसी और के साथ मिलेगा तो बेहतर तरीके से एडजस्ट कर पाएगा, क्योंकि उसकी एक खुद की स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम नहीं बनी है या बिलीफ सिस्टम नहीं बना है, तो वो एडजस्ट कर पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आवर बड़े एंड बुज़ुर्ग लोग वो ये कहते आए हैं कि कम उम्र में 23-24 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए, वर्सेस अब आज का जो ट्रेंड है या आज की जो सिचुएशन की डिमांड है, सब लोग लेट शादी कर रहे हैं फॉर वेरियस रीजंस। अब हम में मेचोरिटी आ गई है, हमने अपनी लाइफ बनानी है, उसके बाद शादी करनी है, फाइनेंशियली सिक्योर होना है, लाइफस्टाइल बदल गई है, एनवायरनमेंट बदल गया है, डिसीजन मेकिंग बदल गई है। तो मुझे बात करनी है कच्चा घड़ा फिलॉसफी वर्सेस मैच्योरिटी माइंडसेट। सच में क्या सही समय है टू गेट मैरिड? बात सही एज की एक्चुअली नहीं है। हम हमेशा मैरिज जैसी चीज़ को एज से तोलते हैं। तो कच्चा घड़ा में भी हम 23-24 एज पे आ गए ना। लेट मैरिज में भी तो हम एक्चुअली एज ही की बात कर रहे हैं, वो 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, 38 हो सकता है, राइट। सो पॉइंट ये नहीं है कि आप किस एज में शादी कर रहे हो, पॉइंट ये है कि क्या आप रेडी हो शादी करने के लिए। क्योंकि जैसा हमने शुरू में बात करी कि रिलेशनशिप मैरिज का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, और एंड यू नीड टू पुट योर हार्ट एंड सोल इन इट। एक क्योंकि रिलेशनशिप या मैरिज जैसी जो चीज़ है, खैर मैरिज तो सिर्फ एक इवेंट है, मेरे लिए तो हमेशा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप रहा है, राइट। आत्मसमर्पण यानी सरेंडर की एक क्वालिटी है जो रिलेशनशिप्स में होनी बहुत ज़रूरी है। yes. और अब ये आपके ऊपर है कि आप कब वो क्वालिटी अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं या अचीव कर पा रहे हैं। वो 23 पे हो सकता है, वो 35 पे हो सकता है, वो 40 पे हो सकता है, और वो शायद नहीं भी हो सकता है, राइट। सो इसीलिए इट्स नॉट अबाउट द एज, इट्स रियली अबाउट दैट मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल रेडीनेस टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक रिलेशनशिप या मैरिज के साथ में आती हैं। क्योंकि अच्छा है ना, अगर रोज़ी चीज़ें हैं तो फिर कांटे भी हैं। तो आपके ऊपर है कि आप कब पर्सनली फील करते हो। यहाँ पर सरेंडर शब्द का क्या मतलब है आपका? नहीं, एक्चुअली सरेंडर का ऑफकोर्स जो टेक्स्ट बुक मतलब है, डिक्शनरी मीनिंग तो यही है, गिव अप कर देना, ओके, राइट। बट मैं जिस सेंस में से यूज़ कर रही हूँ, और एक्चुअली रिलेशनशिप्स में सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को छोड़ दो कि बस मैं तो सिर्फ रिलेशनशिप के लिए हूँ या मैं सिर्फ सामने वाले के लिए हूँ, मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि प्लीज़ अपनी ईगो को साइड पे रखो। मैं मुझे ये चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं ईगो किल्स रिलेशनशिप्स, राइट। तो आत्मसमर्पण का मतलब ये है कि आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को आप प्रेजेंट करो सामने वाले को फॉर एक्सेप्टेंस कि दिस इज़ हाउ आई एम एंड दिस इज़ हाउ आई वुड लाइक यू टू टेक मी, एंड एट द सेम टाइम यू आर एबल टू डू द सेम थिंग फॉर द अदर पर्सन। तो आप दोनों की अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ हैं, अपनी इंडिविजुअलिटीज़ हैं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा झुक रहे हो ताकि आप एक थर्ड एंटिटी विच इज़ अ रिलेशनशिप वो क्रिएट कर सको। मैं रिलेशनशिप नहीं बनता, सिर्फ मैं ही रह जाता है, रिश्ता नहीं बनता। रिश्ता बनाने के लिए थोड़ा तो झुकना पड़ेगा। एंड इसे एक तरीके से और देखने की ज़रूरत है कि जब हम झुक रहे हैं, द एक्ट ऑफ बेंडिंग फॉरवर्ड क्या है, हमारे पास स्पाइन है और हम ये कह रहे हैं कि चलो यार हम झुकते हैं। अगर हम नहीं झुकना चाहते तो हम सीधे भी हो सकते हैं। वो चॉइस तो आपके ऊपर रहेगी ना कि आप कितना झुकना चाहते हो, कब आप सीधे होना चाहते हो। और यही एक इन अ वे गेम है एक रिलेशनशिप का, कि कहाँ मुझे कुछ अपनी चीज़ें छोड़ देनी है, चल यार पार्टनर के लिए कर देती हूँ सरेंडर, कहाँ पे मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है कि नहीं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ आई वुड वांट माय पार्टनर टू कम अ लिटिल फॉरवर्ड, राइट। एंड बोथ ऑफ यू आर डूइंग दिस बिकॉज इट्स कमिंग आउट ऑफ लव।
ये कोई एक ट्रांजैक्शन नहीं है, हम ईगो गेम में नहीं पड़ रहे हैं, आप प्यार से एक दूसरे के लिए झुक रहे हो और प्यार से सीधे भी हो रहे हो। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात की आपने दामिनी, कि कहाँ झुकना है कहाँ नहीं झुकना है। कौन सी ऐसी बातें हैं रिलेशनशिप्स में जहाँ हमें टिके रहना चाहिए और नहीं झुकना चाहिए, व्हेन इट कम्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट, या कुछ और भी हो सकता है। बट अगर आप हमारे लिए कैटेगराइज कर सको कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनमें हमें लेट गो कर देना चाहिए, जहाँ हमें झुक जाना चाहिए, जहाँ हमें सरेंडर कर देना चाहिए, और कौन सी ऐसी बातें हैं जहाँ हमें प्रॉब्लम नहीं झुकना चाहिए। देखिए, ब्रॉडर सेंस में तो ये डिपेंड करेगा आपके रिलेशनशिप डायनामिक पर और दोनों लोगों के बीच में कि वो अपने लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं, राइट। जैसे हमने बात करी, किसी के लिए शायद कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी के लिए नहीं है, राइट। तो अब वो दोनों जने कैसे इसका बैलेंस बना पा रहे हैं कि जो एक इंसान अड़ा हुआ है कि नहीं मेरे लिए तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो नहीं झुकता इस पे, और दूसरा कह रहा है कि नहीं यार छोड़ दे, जाने देना, मैं झुक जाता हूँ, नहीं करते कम्युनिकेट, राइट। तो कैसे सीधा इंसान थोड़ा सा झुकता है कि चल कुछ मैं चीज़ों पे कम्युनिकेशन जाने देता हूँ या जाने देती हूँ, और दूसरा इंसान बोलता है कि अच्छा कुछ चीज़ों पे ना मुझे कम्युनिकेट करना सीखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सीधा होना पड़ेगा और यहाँ पे थोड़ा झुकना पड़ेगा। अब ये कैसे दोनों जने आपस में ये बैलेंस कर पा रहे हैं, वो रिलेशनशिप डायनामिक पे सबसे पहले तो डिपेंड करेगा। ओके। बाकी एक रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जितना ज़्यादा हो उतनी अच्छी हैं। ये कहना ऑब्वियसली बहुत आइडियल है कि ये होनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इंटरैक्शन बहुत डायनामिक है, बहुत वेरी करता है। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा, विच इज़ कि रिस्पेक्ट, राइट। क्या हम एज ह्यूमन बीइंग्स अपने पार्टनर को विद देयर स्ट्रेंथ्स एंड देयर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, उन सब के साथ हम उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं और रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं। क्योंकि कई रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि किसी की अगर कोई शॉर्टकमिंग है, राइट, उसका मजाक बहुत बनाया जाता है, या फिर बार बार एक टोक लगाई जाती है, या पर्सन को ऐसे पोजिशंस में डाला जाता है जहाँ दे आर मेड टू फील नॉट सो गुड अबाउट देमसेल्व्स, राइट। दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर योर रिलेशनशिप। आपका काम अपने पार्टनर को ग्रो करने में हेल्प करना है, उनको अपने बारे में अच्छा फील कराना है। एंड ऑफकोर्स अगर कोई क्रिटिसिज्म है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है आपके पार्टनर के पास जानी चाहिए उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, तो एक तरीके से जानी चाहिए, राइट। लगना नहीं चाहिए, बार बार आप चोट मार के किसी को आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो इम्प्रूव कर जाए, राइट। तो वो रिस्पेक्ट जो है ना, आपकी बातों में, आपके हाव भाव में, आपके कंडक्ट में, दैट स्पीक हाईली ऑफ योर पार्टनर in the relationship and even outside of it, yes, right। जो भी आपकी दिक्कतें हैं आप अपने तक रखो ना, अपने बीच में आप सॉर्ट करो, लेकिन आपको सब जगह जाके बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो रिस्पेक्ट के भी बहुत सारे न्यूएंसेस आ जाते हैं। रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज़ कि इमोशनल कनेक्शन, दैट इमोशनल कंपैटिबिलिटी जो अक्सर ओवरलुक हो जाती है, क्योंकि हम कंपैटिबिलिटी हम तो सिर्फ ऐसे समझते हैं ना कि इट्स अबाउट हमें सेम खाना पसंद है, हमें ट्रैवल करना पसंद है, राइट, इसको भी शॉपिंग पसंद है, या मुझे शॉपिंग करने देता है या करने देती है, या चलो थोड़ी फ्री है, या फ्री लड़का भी फ्री है और मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ या आ जा सकती हूँ। These are slightly superficial things because इनके नीचे और compatibility का मतलब सिर्फ आपकी कि डेली लिविंग में आपकी कितनी चॉइसेस मैच होती हैं वो नहीं है। एक्चुअली में इमोशनल कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि क्या हम एक दूसरे के जज्बात समझ पा रहे हैं, क्या हम एक दूसरे के रिस्पॉन्सेज, रिएक्शंस क्यों आ रहे हैं, और क्या चाहिए उस व्यक्ति को जब वो उस समय अगर थोड़ा सा चिढ़ा हुआ है, या अगर लो फील कर रहे हैं, या स्ट्रगल कर रहे हैं, या वो हमसे कोई कंप्लेन कर रहे हैं, राइट, कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्या कहना चाह रहे हैं वो। क्योंकि किसी भी बात पे लड़ना बहुत आसान है, बट उसको बैठ के सुलझाना एक्चुअली बहुत एफर्ट मांगता है। और वही है इमोशनल कंपैटिबिलिटी, कि क्या हम अपने पूरे गार्ड्स डाउन करके, अपने वर्स्ट फियर्स, अपने बारे में जो बुरी से बुरी चीज़ हमें लगती है, क्या हम ये इस व्यक्ति के साथ पूरे ट्रस्ट के साथ शेयर कर सकते हैं, दैट दे विल होल्ड दैट स्पेस। वो हमें जज नहीं कर रहे, वो हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दे आर जस्ट अ वेसल, राइट। एंड इवन इन माई डार्केस्ट ऑफ मोमेंट्स, वर्स्ट ऑफ माई मोमेंट्स, आई स्टिल फील लव्ड, आई स्टिल फील लाइक आई एम समथिंग एंड आई मैटर। ये है इमोशनल कंपैटिबिलिटी, जो पार्टनर्स में अक्सर ओवरलुक हो जाती है, क्योंकि हम सिर्फ लाइफस्टाइल चॉइसेस, फंक्शनैलिटी के बेसिस पर हम कंपैटिबिलिटी जज कर रहे होते हैं।
दैट्स अ बल्ब ऑन मोमेंट, पता है ये आपने बहुत ही सरल तरीके से बता दिया. दिस इज़ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर द एंटायर टाइम कि टेल मी दोज थिंग्स. कि आपने जो एग्जाम्पल दिया है ना, इमोशनल कंपैटिबिलिटी एंड सरफेस लेवल वाली चीज़ें, ये लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि किस बेसिस पर इमोशनल कंपैटिबिलिटी चेक करनी है. व्हेन यू सेड यू आर एबल टू सेंस उनकी टोन से, उनके मूड से, कि इसको क्या प्रॉब्लम हुई होगी और इससे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे इसके साथ बिहेव करना है, यू ऑलरेडी नो दैट एंड यू कैन एंटिसिपेट दैट इज़ अ बिगर विन इन अ रिलेशनशिप. क्योंकि एक दूसरे को उस लेवल तक समझना, आई थिंक इट ऑल्सो कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ट्रू. एंड ऑल्सो वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इट, अपने इमोशनल नीड्स को ना कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि रिलेशनशिप्स में एक जो चीज़ और बहुत गड़बड़ हो जाती है, लोगों को अक्सर पार्टनर्स को ऐसा लगता है कि यार मेरे पार्टनर को ना समझना चाहिए. अगर वो मुझे प्यार करते हैं राइट, तो उनको पता होना चाहिए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे इस मोमेंट पे एग्जैक्टली किस चीज़ की नीड है, मैं ऐसा कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ. गाइस वो माइंड रीडर नहीं है. एग्जैक्टली नो, इट्स योर पार्टनर. एग्जैक्टली. सो वो आपके पार्टनर है राइट, आप भी नहीं समझ पाते हो कई बार राइट, तो उनको भी कई बार नहीं आता है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते या उनको आपकी फिक्र नहीं है. इट सिंपली मीन्स कि उनको नहीं समझ में आया राइट. वो भी आपके जैसे इंसान है, सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. कुछ चीज़ें ऑफकोर्स रिपीटेडली एक्सपीरियंस के साथ उनका ब्रेन समझ पाएगा कि अच्छा इसका मतलब ऐसे होता है, इस मोमेंट पे मुझे ऐसा करना है. और कई बार ऐसा भी होगा कि भाई उन्होंने कर भी दी वो चीज़, लेकिन मे बी यू वांट समथिंग एल्स राइट नाउ राइट. तो अब कैसे वो बेचारे जज करेंगे. तो इसीलिए ये अज्यूम कर लेना कि मेरे पार्टनर को मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए एंड दैट इज़ द मार्क ऑफ लव एंड केयर, वो गलत है राइट. व्हाट मैटर्स इज दैट आर दे इन्वेस्टिंग इन यू. क्या वो आप में इमोशनली मेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं समझने के लिए. क्या वो एफर्ट लगा रहे हैं कि अच्छा मुझे नहीं समझ में, तुम समझा दो ना, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा या ध्यान रखूंगी. एंड अगली बार वो कर रहे हैं क्योंकि उनको आपको समझने और सीखने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए. एंड बोथ ऑफ यू आर ऑल्सो चेंजिंग एज पीपल. एवरी 6 months अगर आप अपनी 6 महीने पुरानी फ़ोटो उठाओगे, आप देखोगे कि आपके फीचर्स बदल गए. तो जब हम हर 6 महीने में हमारे फेशियल फीचर्स, हमारी बॉडी बदल रही है, तो एज पीपल भी हम बदल रहे हैं. एंड बीइंग इन अ रिलेशनशिप मीन्स keeping up with those different versions of you that are also growing and evolving with time and changes in circumstances. तो इतना भार भी नहीं डालें अपने पार्टनर के ऊपर कि तुमको सब कुछ पता होना चाहिए. मुद्दे की बात यह है कि क्या आप दोनों में कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है कि आप अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छाएं वो आप बता सकते हैं और आपका पार्टनर समझ के उनमें कुछ एफर्ट डाल सकते हैं या नहीं. ये तीसरी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए. अपनी लव लैंग्वेज को कम्युनिकेट करना आना चाहिए. दिस इज़ हाउ आई वांट टू बी लव्ड एंड दिस इज़ हाउ आई वांट टू बी ट्रीटेड. एग्जैक्टली. अगर दोनों बता देंगे और दोनों एक दूसरे के ही तरीक़ों पे काम करेंगे, देन इट विल बी ब्यूटीफुल. एग्जैक्टली. एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट यू आर चेंजिंग. Yes. तो हो सकता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी लव लैंग्वेज शायद चेंज हो गई हो. कुछ चीज़ें आपको पहले अच्छी लगती थी लेकिन शायद यू हैव आउटग्रोन देम, आपको शायद कुछ नया मिल गया हो राइट. इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक रिलेशनशिप में ऑन गोइंग होने की ज़रूरत है. ये ऑटो पायलट पे नहीं जा सकता. आप ज़िंदगी भर अज्यूम करके नहीं चल सकते कि मेरा पार्टनर ऐसा था तो ऐसा ही रहेगा राइट. तो जितना आप एक दूसरे को समय देंगे, टाइम एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, नॉट जस्ट टेक्स्ट कर दिया या फ़ोन पे हाय हेलो हो गई. फिजिकली आप एक दूसरे के साथ जितना समय स्पेंड करेंगे, नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करेंगे राइट. अपने अफेक्शन आप अलग अलग तरीके से दिखाएंगे. ये आपको ऐसे मोमेंट्स आपको समय देंगे, मौका देंगे एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानने का, समझने का और कनेक्ट करने का, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रखने का. क्या आप इस बात से अग्री करोगी कि आजकल की मॉडर्न एरा में हम अपने पार्टनर से कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड हैं और शायद हम क्लिंगी भी हो रहे हैं. हम वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू हमेशा कनेक्टेड रहते हैं. तो मुझे ऐसे लगता है जो पुराना वाला ज़माना था जहाँ पर स्पेस थी एक दूसरे को मिस करने में, वो एक दूसरे को मिस करते थे और उनके बीच में थोड़ी स्पेस थी रिलेशनशिप में, और वो अब आज की रिलेशनशिप में नहीं है. ऑल्सो द स्पेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग क्लिंगी एंड ऑल्सो द स्पेस के आपको वक्त मिलता था एक दूसरे को मिस करने का. एंड दैट इज़ वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट्स के यू लुक फॉरवर्ड टू दैट पर्सन, क्योंकि आप पूरा टाइम उस इंसान के साथ रहोगे और
that may also hamper your relationship. Would you agree on that? Yes, to a certain extent, क्योंकि too much of anything is of course not good. तो चाहे हम पहले की बात करें या अभी की बात करें, बेसिक फंडा ये है कि एक रिलेशनशिप में स्पेस और एक दूसरे के साथ समय जो आप स्पेंड करते हो उसको थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है. इतना भी ज़्यादा आप इन्वॉल्व मत हो जाओ अपने रिलेशनशिप में और अपने पार्टनर की लाइफ में कि आपके पास वही एक सोल एजेंडा बन के रह जाए, राइट. और इतना भी आप गायब, मतलब ऐसा भी ना हो कि गायब ही हो जाओ और सीधा आप एक हफ्ते बाद मिल रहे हो. तो वो एक हर रिलेशनशिप में पार्टनर्स को बीच में अपने बीच में ये असेस करने की ज़रूरत है कि स्पेस और टाइम जो एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं उसका एक मोटा मोटा बैलेंस कैसे होगा. क्योंकि हर एक की इंडिविजुअल नीड्स भी आती हैं. कुछ पार्टनर्स होंगे जिनको शायद स्पेस इतनी नहीं चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिनको शायद थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए. और ये पहले भी होता था, ये आज भी होता है. अब ऑफ कोर्स चैलेंज थोड़ा सा ये है, लाइक यू सेड कि क्योंकि हम डिजिटल एरा में हैं, एवरीबडी इज़ एवरीवेयर एंड सब कुछ हर जगह आपको पता रहता है, आपको दिखता है. तो वो अब अपने रिलेशनशिप के इंटरेस्ट में आपको जज करने की ज़रूरत है कि मुझे कहाँ थोड़ा सा ट्वीक करने की ज़रूरत है. क्योंकि डिजिटल एरा में हम रह रहे हैं, ये तो हमारी रियलिटी है ही ना, और आगे भी ये और एडवांस ही होती जाएगी. तो इसीलिए एवरीबडी नीड्स टू स्टेप बैक एंड नीड टू असेस फॉर देमसेल्व्स कि हम कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं अपने लाइफ के बाकी एरियाज़ के साथ. अब आते हैं करारे सवाल पे. हमने बात कर ली कि हम पार्टनर्स डिसाइड कैसे करें, हमने बात कर ली कि प्यार क्या होता है और कैसे डिसाइड करना चाहिए. अब हम मैरिज की बात करते हैं. तो ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर जिनकी शादी हो गई है वही लोग बोलते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए. बाय सेइंग दैट मैं चाहती हूँ कि आप एकदम स्पष्ट तरीके से, रियल तरीके से रियलिटीज़ एंड स्ट्रगल्स ऑफ मैरिज को सामने लेके आओ कि जब इंसान जब शादी करता है तो क्या एकदम से चीज़ें चेंज हो जाती हैं जिससे वो घबरा जाता है कि ये क्या हो गया यार. दो बातें. तो पहली बात कि ज़्यादातर जिनकी शादी हो गई होती है वो क्यों ऐसा बोलते हैं कि शादी मत करो. इसमें एक मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगी कि ज़्यादातर जिनकी शादी हो गई और वो अपनी शादी से खुश नहीं हैं, वो ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं. क्योंकि ऐसे भी लोग हैं, माना कि शायद हमने कम देखा हो या हमने देखा ही ना हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करते. वो लोग जो अपनी शादी से खुश भी हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट. लेकिन ऐसी बातें हमें उन्हीं से मिलने को, उन्हीं से हम सुनेंगे जिनका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो या जो स्ट्रगल कर रहे हैं, करंटली कर रहे हैं, या पास्ट में कुछ उनका बैगेज रहा हो. तो अक्सर वहाँ से आता है. क्योंकि एंड इसका एक बहुत सोचने का तरीका भी देखो बहुत सिंपल है. अगर मेरे साथ कोई एक ख़राब एक्सपीरियंस हुआ, मान लो मैं किसी कॉफ़ी शॉप में गई एंड आई डिड नॉट हैव अ गुड एक्सपीरियंस. अब मुझसे आंचल आके पूछती है कि वहाँ की कॉफ़ी कैसी थी, तो मैं तो यही बोलूँगी ना, आंचल अच्छी नहीं थी, मत जा, राइट. लेकिन अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो मैं 4 लोगों को और जाके बोलूँगी यार उधर की कॉफ़ी ट्राई करना बहुत अच्छी है. इट्स नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट. यस. तो इसीलिए इस तरीके की बातें वहाँ से आती हैं. और इसमें सही गलत का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा है, ठीक है. तो इसे इस तरीके से देखने की ज़रूरत है. और हर इंडिविजुअल को ये चॉइस अपने लिए लेने की ज़रूरत है कि मेरे मैरिज को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, पार्टनरशिप्स को लेके मेरे थॉट क्या हैं. मैं ऐसे अलायंस से, ऐसे यूनियन से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, राइट. आप अपना थॉट बनाएं. मैं कभी किसी को ये नहीं कहती कि आप, और मैं अपने लिए भी यही है कि आप लोगों की कही हुई बातों पे आप जाओ. क्योंकि आपके पास अपना दिमाग है, आपके पास अपना दिल है जिसमें लॉजिकल थॉट्स आते हैं, इमोशंस आते हैं. आपको उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन अपने लिए चूज़ करना है. तो आप सुनो सबकी, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, समझो कि किस एक्सपीरियंस में क्या अच्छा है, क्या ख़राब है, और फिर ये देखो कि आप उससे अपने लिए क्या ले सकते हो. तो मेरे हिसाब से इसे व्यू ऐसे करना चाहिए. यहाँ पर मुझे ये पूछना है कि शादी के बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं ऑब्वियसली, तो वो क्या हैं जो, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड एक्सपेक्ट आफ्टर मैरिज? येस, इट्स ट्रू. शादी के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, बिकॉज तभी मैरिज जैसी चीज़ को एक लाइफ इवेंट बोला जाता है. ये कोई छोटा सा ये नहीं कि हम कहीं से बस ट्रिप मार के आ गए, कॉफ़ी पी के आ गए. इट्स अ ह्यूज लाइफ इवेंट जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं. और इंडिया में तो स्पेसिफिकली शादी 2 लोगों के बीच में नहीं, सही बात है कि 2 परिवारों के बीच में होती है. तो
अब जब इतने सारे लोग एक इक्वेशन में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट, केओस, इन सब चीज़ों के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो हाँ, मैरिज में चीज़ें चेंज होती हैं और ऐसे होती हैं कि सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे जो हमें समझने की बात यह है कि जब आप किसी से सिर्फ कुछ समय के लिए मिल रहे हो, ठीक है, अब मान लीजिए मैं और आंचल साथ में हैं, जी, हमने फ़ोन पे बात करी, हम अपना अपना कुछ करने चले गए, ठीक है, हम कुछ दिन मिले, हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, अच्छा था, या चलो थोड़ा बहुत लड़ भी लिए, बट वी आर स्टिल गोइंग बैक टू आवर ओन स्पेस, ठीक है। हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कुछ पार्ट तो हमने अपने लिए अभी तक बचा के रखा ही है और वो नेचुरली हुआ है। लेकिन अब जब हम किसी के साथ रहना शुरू करते हैं, चाहे आप लिव इन बोलो, चाहे आप मैरिज बोलो, कोई भी आप उसको टैग लगा दो, पॉइंट ये कि दो लोग अब साथ में एक लाइफ बिल्ड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि चेंज तो आएगा ही। आपके रहने सहने के तरीके में, आपके डेली बेसिस पे चीज़ों को कैसे आपको हैंडल करना है। अभी आपके पास सिर्फ अपना एक स्पेस है जिसमें आप चले जाते थे, यहाँ पे अब आपका वो स्पेस भी शेयर्ड हो गया है, राइट। तो एक इनिशियल डिस्कम्फर्ट तो आएगा ही ना कि कैसे मैं खुद को, अपनी एंटिटी को अब इस जने के साथ में मैं बैलेंस करूं। मेरी कुछ आदतें ऐसी हैं, रही हैं अब तक, जिनका किसी से कोई लेना देना था ही नहीं। मैं कितने बजे उठ रही हूँ, मैं कितने बजे सो रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं क्या खा रही मैं हूँ, क्या खा रही हूँ, मैं कितने बजे खा रही हूँ, मैं, मेरा मन कर रहा है मैं 2 बजे उठ के काम करूँगी, मैं लाउड म्यूजिक लगाऊंगी, तो मैं अपने स्पेस में कर सकती हूँ। बट अब आई एम शेयरिंग अ फिजिकल स्पेस विद समबडी, मेरी अपनी ज़रूरतें हैं, तो अब इस व्यक्ति की भी अपनी ज़रूरतें हैं, राइट। तो क्या मैं अब भी रात के 2 बजे उठ के अपने कमरे में नाचना गाना शुरू कर सकती हूँ, राइट। विल इट नॉट हैम्पर द अदर पर्सन? तो किस तरीके से आप वो एक बैलेंस क्रिएट करोगे कि आपका सेल्फ भी मेंटेन रहे, राइट, आप सामने वाले को भी सपोर्ट कर सको और आपका रिलेशनशिप, जो तीसरी एंटिटी जो मैंने बोला, वो भी एक हेल्दी वे में ग्रो कर रहा है। हम कहीं से भी, हम दोनों जने रिलेशनशिप पे भारी नहीं पड़ रहे कि तुम मेरी सुनो, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगी, यू हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। और ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब लिटरली इन योर फेस हो जाता है जब आप साथ रहना शुरू करते हो। दूसरी बात, अब जब आप साथ रहने आ गए, राइट, अब आपकी भी आइडेंटिटी में कपल, पार्टनर, कंपेनियन, ये बहुत ज़्यादा उभर के आ गया। जिस तरीके से लोग आपको व्यू कर रहे हैं, अब वो भी तो बदलेगा ना। पहले आप इंडिविजुअली बाहर जाते थे, अभी आप सबको पता है कि आपके साथ एक दूसरा व्यक्ति है, तो आपको उनको भी तो अपने साथ लेके चलना है। आपकी आइडेंटिटी का अब वो पार्ट बन गए, कैसे अब आप उसको बैलेंस करोगे, राइट। और उसके बाद तीसरी चीज़, जब हम शादी करते हैं, स्पेशली अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, तो हमें मालूम है कि फैमिली साथ में आते हैं। वी आर वेरी वेरी कल्चरली वी आर डीप रूटेड इन आवर फैमिलीज एंड वी होल्ड देम इन हाई रिगार्ड। और अब आप उनके साथ रहोगे, नहीं रहोगे, आप फैमिली को कैसे बैलेंस करोगे, क्योंकि अब आपको 2 परिवार संभालने हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर्स में ऐसा नहीं होता कि उनको परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बट वहाँ पे इंडिपेंडेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, राइट। यहाँ पे हमारे पास वो थोड़ा सा कम होता है रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आप ये दोनों परिवारों का भार कैसे संभालोगे? पार्टनर्स की भी एक्सपेक्टेशंस हैं और हमारे पास इन लॉज भी हैं, दोनों तरफ से उनकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, राइट। कैसे हम इन सब चीज़ों को अब बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, वाइल कीपिंग इन माइंड दैट द मेन एंटिटी that needs to be preserved and protected is your relationship. Nothing cannot happen, nothing should happen actually at the cost of your relationship or at the cost of yourself, right? तो ये बेस हमेशा आपका यही रहेगा और उसके ऊपर ये सब चीज़ें आ जाती है। तो इतने सारे वेरिएबल्स जब मैरिज या जब आप एक अलायंस में आते हो, वो ऐड हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हैंडल करने में दिक्कत तो आएगी, आपको भी अपने अंदर काफ़ी चेंजेस लाने पड़ेंगे। एंड दिस इज़ वेयर पीपल हैव स्टार्टेड टू रन अवे फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इतना सब नहीं हो सकता, तो या तो मैं हूँ या रिलेशनशिप है, अभी हमारे पास बीच का कुछ नहीं है, राइट। एंड इवेंचुअली दिस बैलेंस नीड्स टू कम वेयर लाइक आई सेड, इट इज़ मी, इट इज़ द अदर पर्सन एंड टुगेदर वी आर क्रिएटिंग अ वी। तो वो वी एंटिटी कैसे आप बना के चल सकते हो, अल्टीमेटली सबने आना वहाँ पे है। मैरिज डज गेट चैलेंजिंग ऑफ कोर्स, एंड अगर आप दोनों का फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, हमने जो बात करी कि रिलेशनशिप एसेंशियल्स, पार्टनर एसेंशियल्स, इफ़ दो स्टार्ट टू कम इन प्लेस, तो आप ये सारे जो एक्सटर्नल्स जो ऐड हो जाते हैं ना, आप उनको भी एक बेटर तरीके से आप हैंडल कर पाते हो। आपको पता है कि कौन सी चीज़ों में मुझे यहाँ पे लेट गो करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे रिलेशनशिप को, मेरे पार्टनर को, मुझे बहुत इम्पैक्ट करेगा, और कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे नहीं मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा।
बट जैसे आपने बोला कि जब हम शादी करके आते हैं और ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, हमें किसी से सिखाई नहीं है। अब हमारे साथ जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो रहा है वैसे वैसे हमको करना है। तो द काइंड ऑफ 1% इंटेंशन ऑफ दिस पॉडकास्ट इज़ कि वो पहले से ऐसी कॉन्वर्सेशंस के थ्रू लोगों को पता चल जाए कि होता क्या है, राइट फ्रॉम अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, राइट फ्रॉम फूड चॉइसेस से लेकर, या फिर अगर मैं बहुत ही माइन्यूट तरीके से डीप बातें करूं तो उनके घर में क्या खाना बनता था, हमारे घर में क्या खाना बनता है, वो लोग किसी को सर्दी बहुत लगती है, किसी का फ़ैन टेम्परेचर कैसा रहता है, राइट फ्रॉम किसी को किसी की प्रेफरेंस है लेट सोना, उठना, देर तक खाना, बाहर जाना, कपड़े कैसे पहनना था, पैसन, छोटी छोटी जो आपकी डेली चॉइसेस हैं वो हैम्पर होने लगती हैं, आपकी फ्रीडम जाने लगती है। या फिर और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कपल विल इनकाउंटर आफ्टर मैरिज। मैं चाहती हूँ कि उनके बारे में बात की जाए। देखिए, ये सब चीज़ें जो आपने बोली ये कुछ हद तक तो ज़रूर होंगी, लेकिन बट इससे ज़्यादा और डीप क्या है? इससे डीप तो यही सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, और वो इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि हम सबसे पहले तो ये नहीं समझते कि इट्स अ चॉइस दैट वी आर मेकिंग. You know, when you're choosing to be in a relationship with somebody, you're choosing to get married to this person, right? तो पहली बात तो you are operating from that space. अब चॉइस लेने का एक्चुअल मतलब ये है कि आप हर चीज़ की छानबीन करिए, आप सारे पहलू इवेल्युएट करिए बिफोर यू टेक दैट वन डिसीजन. और पार्टनर, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या शादी जैसा डिसीजन मेरे हिसाब से जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, या सिर्फ कुछ चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए नहीं लेना चाहिए, डर में नहीं होना चाहिए. इन सब चीज़ों को, अब क्योंकि दिक्कत तो देखो आएगी जब जब इतने सारे बर्तन होंगे एक जगह पे तो आवाज़ तो आएगी ही ना. तो हम पहले समझ के चले कि हाँ, सम थिंग्स आर अ गिवन. हर चीज़ अपने साथ कुछ अपने क्राइटेरियाज, कुछ अपने तौर तरीके लेके आती है, तो मैरिज अपने साथ ये सब चीज़ें लेके आती है. मुझे इनको ध्यान में रखते हुए पहले तो ये चॉइस लेनी है. मैं बाद में जाके कंप्लेन नहीं कर सकता है, कंप्लेन नहीं कर सकती कि अरे यार ऐसा कैसे और वैसा कैसे, राइट. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो मुझे लगता है कि अक्सर एटलीस्ट शादी के डिस्कशन में मिस हो जाती है, वो है टाइम. हम क्या कहते हैं, टाइम भाग रहा है, टाइम चला जाएगा, अभी शादी कर लो, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है. हमें ये ना कहते हुए ये कहने की ज़रूरत है कि हमें समय चाहिए. मुझे ये टाइम देना है समझने के लिए कि क्या ये व्यक्ति, क्या ये रिश्ता मेरे लिए लॉन्ग टर्म में सही है या नहीं. वो आपको 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में नहीं पता लगेगा, क्योंकि शुरू के कुछ महीने तो वैसे ही सभी के अच्छे होते हैं. आज आप और मैं बात कर रहे हैं, हमें अच्छा ही लग रहा है ना. बात तो तब है कि हम जब ये कॉन्वर्सेशंस रिपीटेडली करें, राइट, हम अलग अलग सेटिंग्स में एक दूसरे से मिलें, तब हमें समझ में आएगा कि हम सच में एक दूसरे के साथ ब्लेंड कर सकते हैं या नहीं, राइट. और एक रिलेशनशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक हनीमून फेज़ होता है, एक अच्छा फेज़ होता है, वो तो इवेंचुअली कभी ना कभी ख़त्म होगा. और फेज़ है ना, तो दोबारा भी आएगा, लेकिन हनीमून फेज़ ज़िंदगी भर नहीं चल सकता. मैरिज के बाद भी अब भाई आ गए, आप हनीमून से वापस आ गए, आपने अच्छा समय बिता लिया, अब जब आप रियल लाइफ में घुस रहे हो, राइट, तो क्या क्या हो सकता है ये आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा, ताकि आप उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए अपने आप को इक्विप कर सको. स्किल्स होते हैं, लाइफ स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स, जिनको अब खैर लोग इतना इंपॉर्टेंस देने लगे हैं. और अभी भी मेरे ख्याल से जैसे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बात करते हैं कि लाइफ स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, वर्कशॉप कर दो, सेशन कर दो. दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. दिस एक्चुअली इज़ अ नीड ऑफ द आवर फॉर ईच वन ऑफ अस, कि मुझे अपने पार्टनर से कैसे बात करनी है. मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस तो मेरे रिलेशनशिप में भी आएगी ना, तो मैं उसे कैसे हार्नेस करूं, मैं कम्युनिकेशन कैसे बढ़ाऊं, राइट, मैं बाउंड्री कैसे सेट करूं, मैं क्या बोलूं मेरे पार्टनर को कि भाई मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, लेट्स मेक इट वर्क टुगेदर. दीज आर ऑल द लाइफ स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स दैट वी नीड, राइट. और वो एक दूसरे को समझने के लिए, वो कौन सा स्किल मुझे कहाँ यूज़ करना है या मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है, इसके लिए तो आपको समय चाहिए, राइट. तो अगर हम इस डर से ऑपरेट करते रहेंगे कि टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, तो टाइम का मुझे पता नहीं, लेकिन आप डर में ज़रूर गलत डिसीजंस अपने लिए ले लोगे. सोच समझ के चॉइस से ऑपरेट करोगे, सारे वेरिएबल्स कंसिडर करोगे और स्किल्स पे फोकस करोगे जो आपको भी चाहिए और जो आपको लगता है आपके पार्टनर में भी होनी चाहिए.
तो वो ब्लेंड जितना सही हो सकता है उतना सही बनेगा। टॉकिंग अबाउट दैट डर ऑफ उम्र निकली जा रही है, डर ऑफ प्रेशर ऑफ पेरेंट्स, डर के मुझे कोई नहीं मिलेगा, डर के अब नहीं करी तो कभी नहीं हो पाएगी, बहुत सारे डर जो एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में। टॉकिंग अबाउट ऑल दीज डर, दो चीज़ों की बारे में बात करनी है। एक ये कि पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं टू गेट इनटू अरेंज मैरिज सिस्टम। एंड मैं ये बोलकर एलिगेशन नहीं लगा रही, मैं ये रियलिटी दर्शा रही हूँ जो कि मैंने पढ़ा है, सुना है, समझा है, देखा है। वो ये है कि नॉट ऑल बट एटलीस्ट सम इन द सोसाइटी आर एक्चुअली डूइंग इट, कि पैसे के लिए शादी करवा देते हैं या फिर अपने फ्रेंड के बेटे या बेटी से शादी करवा देते हैं क्योंकि उनको वो रिश्ता आगे तक लेके जाना है। अपने अपने उनके एजेंडाज रहते हैं जिसकी वजह से वो शादी करा देते हैं। स्पेसिफिकली पॉलिटिकल शादियाँ बहुत होती हैं, मर्जर शादियाँ बहुत होती हैं। एक ये जो हमारी सोसाइटी की रियलिटी है। और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट जो हमारी जनरेशन गो थ्रू कर रही है कि बच्चे बहुत कोशिश कर रहे हैं पेरेंट्स को समझाने की कि वो अपने पार्टनर, वो एक लव मैरिज करना चाहते हैं और वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं उस लव मैरिज के लिए। अब मैंने अपनी लाइफ में दोनों केसेस देखे हैं। एक ऐसा केस भी देखा है जिसमें एक सरदारनी और एक पंडित की शादी है, वो दोनों कपल हैं और वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं सिर्फ कास्ट सिस्टम की वजह से कि हम दोनों की कास्ट अलग है, कैसे आप आगे नेविगेट करोगे। पेरेंट्स अग्री नहीं करते, बच्चे कन्विंस करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और क्योंकि उन्हें पता है कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं तो वो शादी हो जाती है क्योंकि वो कन्विंस करने में माहिर रहे और वो सक्सेसफुल रहे। मगर मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर एक लड़की अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रही है कि मुझे इसी लड़के से शादी करनी है, बट वो लड़का अच्छा है ही नहीं। माँ बाप को दिख रहा है, माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं कि तू जिससे बोलेगी हम तेरी शादी करा देंगे, मगर ये इससे नहीं कराएंगे, ये तेरे लिए सही नहीं है, हम देख पा रहे हैं, दुनिया देख पा रही है। बट वो लड़की प्यार में अंधी हुई पड़ी है, वो पागल हुई पड़ी है, उसे दिख ही नहीं रहा है कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट पर्सन। तो दोनों सिचुएशन आती हैं कि ऐसा नहीं कि हर जगह बच्चे सही हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह माँ बाप सही हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में कैसे नेविगेट करना चाहिए? देखिए, ये जो भी 2-3 सिचुएशंस हैं, सबके अपने अपने यूनिक पर्सपेक्टिव्स हैं, तो ऐसा कोई वन आंसर दैट विल फिट ऑल दी सिचुएशंस वो नहीं हो सकता। जैसे अगर हमने ये बात करी कि भाई अगर कोई 2 लोग साथ रहना चाहते हैं और मान लीजिए पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो लड़का लड़की जो भी उनके लिए सही नहीं है, बट फिर भी द पर्सन वांट्स टू गेट मैरिड। At the end of the day, from a parent's perspective, I can only tell them or the most logical thing to do is कि आप अपने बच्चे को, मतलब वो सिर्फ समझा सकते हैं, ठीक है, वो थोड़ा डांट देंगे, स्टर्न हो जाएंगे, अपनी तरफ से वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर बच्चा नहीं माना, बिकॉज हम एक्चुअली में बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक फुल ग्रोन अडल्ट की बात कर रहे हैं जो अपनी चॉइसेस ले सकते हैं, राइट। इफ़ दे स्टिल वॉन्ट टू गो अहेड एंड डू दिस, देन फिर वो चॉइस उनकी है, राइट। अब पेरेंट्स जैसे भी उनको सपोर्ट कर सके, मतलब ऐसे केसेस में अगर कोई फोर्सी कर पा रहा है कि आगे दिक्कत हो सकती है, तो जस्ट बी देयर इफ समथिंग गोज रॉन्ग, इफ यू कैन जस्ट प्रोवाइड दैट कुशन टू योर चाइल्ड, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। बट आप ज़बरदस्ती किसी के साथ, मतलब आप कर भी देंगे ना अगर, तो भी मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा बहुत फ्रूटफुल होगा, अनलेस द पर्सन लेटर ऑन रियलाइजेस कि हाँ ठीक है भाई, मेरे माँ बाप सही कह रहे थे। अब वो किसी का माइंडसेट कब बदलेगा नहीं बदलेगा इसकी गारंटी तो कोई ले ही नहीं सकता, राइट। तो ये एक बहुत इंडिविजुअल, अब उस सिनारियो में लोगों के बीच में क्या चल रहा है, कौन कितना फोर्स लगा पा रहा है, नहीं लगा पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट। बट अगेन ये सब दिक्कतें कम हो सकती हैं अगर, जैसे हम कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम पेरेंट चाइल्ड में भी इसी तरीके की कम्युनिकेशन की बात करें तो नौबत नहीं आएगी कि इतने एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़े, राइट। तो ये चीज़ अगर हम यहाँ कर सकते हैं तो दैट वुड बी अ स्टार्ट। बट अगर नहीं है तो यू हैव टू सी हाउ द सिचुएशन रियली पैन्स आउट, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स देयर चॉइस। फिर इफ दे कैन डील विद द कॉन्सिक्वेंसेज, देन इट्स ऑन देम। एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा लगता है कि चाहे वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, कि कैसी भी टाइप की अरेंजमेंट हो, अलायंस हो, अगर आप उस सिचुएशन में, या फिर मैं तो जनरली ऐसा ही बोलती हूँ कि आप जहाँ भी हो अपनी लाइफ में, जिस भी स्टेज में हो, जिस भी फेज़ में हो, आपको अपनी उस लाइफ की, उस सिचुएशन की फुल चार्ज लेना आना चाहिए। तो अगर आपने शादी लव मैरिज के थ्रू की है, किसी के बोलने पे की है, खुद की है,
जैसे भी की है, आपको चार्ज लेना आना चाहिए कि ये मेरी चॉइस थी और ये मेरा रिज़ल्ट है। चाहे पेरेंट्स उसके अगेंस्ट हैं और मैंने जाके शादी की, तब भी आपको ये, आपके अंदर ये ऑडेसिटी होनी चाहिए कि ये मेरी चॉइस थी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने की और फ्रूटफुल एक्सपीरियंस लेने की भी मेरी ही चॉइस है। ये आई टेक फुल चार्ज एंड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई पोजिशन एंड माई फेज एब्सोल्युटली एंड माई रिलेशनशिप। एब्सोल्युटली बिकॉज अगर वो आप चाहे आपने मान लीजिए मजबूरी में ही कुछ किया, जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती शादी करा दी या जैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं या कुछ भी है, यू स्टिल हैव अ चॉइस टू से येस और टू से नो। यू कैन रन अवे, यू कैन आप कमरे में अपने आप को लॉक कर दो, आप धरना दे दो, मतलब आप अपना प्रोटेस्ट किसी भी तरीके से आप शो कर सकते हो। और आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आप सरेंडर कर दो, आप गिव अप ही कर दो, बोलो भाई मैं कर देता हूँ या कर देती हूँ। एट द एंड ऑफ द डे फाइनल हाँ या ना बोलने वाले तो आप ही हो ना। आप ही होंगे। अगर आप सोच समझ के अपना चॉइस लोगे तो आप जो भी कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे उसके लिए आप प्रिपेयर्ड होगे, आप अपने तौर तरीके ढूंढ पाओगे। एंड इफ देयर इज एनी अदर ऑप्शन दैट यू फील रेडी टू कंसिडर एट एनी पॉइंट इन टाइम, वो भी आप तभी कर पाओगे जब आप फ्रॉम अ प्लेस ऑफ चॉइस आ रहे हो। तो हाँ या ना एट द एंड ऑफ द डे, चाहे आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट, वो हाँ या ना आप ही के हाथ में है। जब मैंने ये बात बोली तो आई रियलाइज्ड कि अगर कोई व्यूअर हमें देख रहा है और वो इस सिचुएशन में है, तो वो ये बोल सकता है कि कहने की बात होती है कि हम पे कितना प्रेशर आता है, हम पे कितना फोर्स बनाया जाता है, हम किस सिचुएशन में हैं आप लोग नहीं जानते। आई समवेयर अग्री कि हम नहीं जानते, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना ऑडेसिटी होनी चाहिए ना बोलने की, कि आपको कोई ज़बरदस्ती मंडप पे नहीं बिठा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सामने से प्रेशर आ रहा है तो आपके अंदर भी उतनी ही बड़ी ऑडेसिटी और कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि अगर आपको दिखता है कि ये रिश्ता या ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू ये भी बोलना चाह रही हूँ कि डेवलप दैट कॉन्फिडेंस टू से नो, एंड ऑल्सो डेवलप दैट इंस्टिंक्ट कि आपके माँ बाप शायद आपके लिए सही कह रहे हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू से हेयर कि यहाँ पे आप एकदम एंटी हो जाओ, और मैं ये भी नहीं कहना चाह रही कि आप अपने माँ बाप को समझो मत। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि उस डिसीजन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कोर, टू द सोल लेवल आप की ही होगी। कि आज मैं, आप कल को ये ना बोल सको कि आज मैं जिस सिचुएशन में हूँ मैं आपकी वजह से थी, आपकी वजह से ऐसा हुआ। ये आपको कभी भी किसी भी फेज़ ऑफ लाइफ में नहीं बोलना चाहिए। Of course that is there, but if we look at it from the lens of कि कोई इंसान मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है जहाँ वो पे ना नहीं बोल पा जहाँ पे वो बहुत प्रेशर है, बहुत फोर्स है, तो पहली बात हाँ, हम एक बहुत जनरल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, राइट। जनरल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बोलना बहुत आसान है, लेकिन वो हर इंडिविजुअल पर्सन पे और इंडिविजुअल लाइफ पे कैसे अप्लाई होंगे या होंगे भी या नहीं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, तो कोई किस सिचुएशन में फंसा हुआ है ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनके क्या वेरिएबल्स हैं, उस समय उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो अगर प्रेशर नहीं हटा पा रहे हैं तो क्यों नहीं हटा पा रहे हैं, राइट। अगर वो ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, उनके पास उस समय ऑप्शंस क्या हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। एंड बेस्ड ऑन दोज ऑप्शंस दे नीड टू देन पिकअप कि अच्छा इस सिचुएशन में मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। क्योंकि जैसे मैंने बोला, एक आइडियल वे में बात करना बहुत आसान है कि इतना जिगरा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फैक्ट इसकी हम इंसान हैं और कभी कभी हमारे पास उतना जिगरा नहीं होता है, कभी कभी हमारे पास जिगरा होता है लेकिन हमारे पास ज़रिए नहीं होते हैं कि हम उसको बढ़कर हम एक चॉइस का रूप दे पाएँ। एज लॉन्ग एज हम ये सब चीज़ें सोच समझ के कर रहे हैं, हमें एक्सेप्टेंस है कि हाँ यार मुझे ना तो बोलना है, लेकिन मेरे ये XYZ कारण है जिनकी वजह से मैं नहीं बोल पा रही हूँ या बोल पा रहा हूँ, या शायद इस समय ना बोलना मेरे लिए और भी ज़्यादा भारी पड़ सकता है, राइट। अगर मैंने सोच लिया है ये सब, तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा पाऊँगा या जा पाऊँगी कि ठीक है अभी बोल देते हैं, निभाने की कोशिश करते हैं, आगे जाके देखते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि चलो कुछ भी हो जाए मैंने बोलना ही नहीं है, या मैं ज़रिए ढूंढ के लाता हूँ या ज़रिए ढूंढ के लाती हूँ अपने लिए, कहीं तो मैं हाथ पैर मारूँ। बट ये जब तक इंसान अपने अंदर जाकर खुद से नहीं ये डायलॉग करेगा कि यार मेरे साथ क्या चल रहा है और मेरे पास इस समय ऑप्शंस क्या हैं, मुझे कहाँ मदद की ज़रूरत है, कहाँ मुझे कोई ज़रिए क्रिएट करने हैं, इसका कोई एक सॉलिड आंसर नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जनरल कॉन्सेप्ट मे नॉट अप्लाई टू एन इंडिविजुअल, right? And that is what we need to consider. Yes, very truly said.
So I have a prediction with me, right? Okay. I've already made one prediction which is lying inside this envelope, and this will remain with you throughout the act. But before that, I'll show you that I have a notepad with me, जिसमें बहुत सारे अलग अलग notes हैं. Celebrities, shopping list, travel bucket list, and you can see celebrities of India, right? यहाँ पे करीब 100 के करीब मैंने अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के नाम लिखे हैं. बिफोर वी एक्चुअली come to this part, I'll actually do is I'll play a little game with you. I have a little dice with me. So I have this dice with me and मैं आपके साथ एक गेम खेलने वाली हूँ. गेम ये है कि यू आर गोइंग टू रोल दिस डाइस एंड सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ योर चॉइस. जो भी आप नंबर सेलेक्ट करते हो, सपोजिटली आपने 2 सेलेक्ट किया है, सो कीप द नंबर 2 ऑन द टॉप एंड कवर दिस विद योर राइट हैंड, राइट? एंड शो द नंबर दैट वट एवर नंबर दैट यू हैव सेलेक्टेड टू द कैमरा. मुझे मत दिखाना, मैं पीछे में मुड़ जाऊँगी. आई एम नॉट गोइंग टू सी इट, आई एम जस्ट विल ट्राई एंड गेस कि आपने कौन सा नंबर रखा है. गुड टू गो. जस्ट मेक श्योर वट एवर नंबर यू चूज इट्स ऑन द टॉप. Okay. आई एम गोइंग टू मूव behind. I'm going to, मैं पीछे मुड़ जाती हूँ, and just whenever you are done, just let me know and call me. I'll face you. Yep. Done? Yeah. दामिनी, I've been doing this from quite a long time. मैं ये बस rehearse करती थी, but I think most of the time when I tell people to place one number on the top, I don't know why. I really don't know why this happens. But most of the people keep number 3 on the top, like you have kept. It's number 3. Yeah, it's number 3. Yeah. You can try it one more time and just let me know. Let's do it one more time. Yeah, let's do it one more time. Yep. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you care to notice, you blink twice at 5. No, I didn't realize. So I hope when you will remove your hand, the number that you will see on the top is 5. Yeah, it's 5. Okay. Let's take this to another level. Don't even show it to yourself. So just roll the dice and land on one number. And I will use my pure intuition to guess what number is on the top. I don't have to see the number? Yeah, you don't have to see your Okay. number. This way, obviously, there's a bleak possibility that you're showing it to the camera and someone from my team is signaling me the number. So I want to cancel out and rule out that possibility as well. So just roll the dice really well and just land on one number. Make sure the dice is flat and I'll try. Okay, great. Okay. This time, I don't even have inputs. I don't have your facial expressions and your thoughts to read. Can you bring this forward? This is coming purely out of my intuition, okay? When you will remove your hand from the top without making sure the dice doesn't move, you will see number 2 on the top. Okay. Yeah, those 2. That's crazy. All right. So that's number 2 for you. Yep. You truly are gifted. Okay. So what was the first number that we landed upon? 3, I think. And then? 5. So 3 plus 5? 8. 8 plus 2? 10. 10. So what I'll do is, here is my notes. And we go to celebrities of India. What is the number 10 that you see? Priyanka Chopra. Priyanka Chopra. Would you open the envelope? Yeah. Oh. How do you have this already? This is Priyanka Chopra for you. Yeah. So I didn't knew what number you will land upon, and I didn't knew that all the numbers that you will choose will account to number 10. Wow. All right, everybody, that is Priyanka Chopra for you. I think I do deserve one good round of applause. Oh, yes, you do. Absolutely. That was amazing. Yeah. Thank you so much. हमने बहुत सारी बातें की, but यहाँ पर हम भूल जाते हैं अक्सर
मर्दों को डिस्कस करना। वी ऑलवेज टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स एंड विमेन सेंट्रिक कॉन्वर्सेशन बहुत रहती है, तो मैं चाहती हूँ कि हम उनके इंटरेस्ट में भी बात करें कि व्हेन वी टॉक फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, उन मेंस फियर्स स्पेसिफिकली। तो मेरे घर में मेरा भाई भी मेरे साथ रहा है और मुझे पता है कि क्या कुछ फियर्स होते हैं मेनली अराउंड कि जो लड़की आएगी वो उनके घर वालों के साथ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, वो उसका सुकून बन पाएगी या नहीं। मुझे इतना समझ आया कि मेन वांट पीस एंड मेन वांट सुकून एंड शांति। तो एक लड़की के हाथ में होता है, और दो सबके हाथ में होता है कि वो घर का डेकोरम मेंटेन करके रखे, बट जो नया बंदा बाहर से आ रहा है उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू सोसाइटी बन जाती है कि वो कैसे आकर बिहेव करता है, कितना जेलिन हो पाता है, और उससे फैमिली का एटमॉस्फेयर मेंटेन रहता है। एंड देन द एडेड फियर्स ऑफ एलिमनाई, हरासमेंट केसेस एंड डाइवोर्स एडेड। तो इन सब की बात अगर करें तो इसको कैसे नेविगेट कर सकते हैं? पहली बात तो ओके, टू थिंग्स हियर। वन, जैसे विमेन की स्ट्रगल्स रहती हैं, तो हाँ, मेन की भी अपनी स्ट्रगल्स हैं जिनके बारे में कम बात होती है या कहीं होती ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आदमियों को उनके मन में कोई डर नहीं है या उनको एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसा होता है। जो ये फियर्स हैं कि जो बाहर से कोई ये आ रहा है, जो मेरा पार्टनर है वो मेरे घर में ब्लेंड कर पाएंगे या नहीं, वो घर की सुख शांति मेंटेन कर पाएंगे या नहीं, एंड ऑल ऑफ दैट। माना कि उनके फियर्स लेजिट हैं। जैसे विमेन के अपने फेयर्स होते हैं कि क्या मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं, क्या वो मुझे अपने घर के सदस्य की तरह रखेंगे या नहीं, मेरी ज़रूरतें वहाँ पूरी होंगी या नहीं। दोनों ही तरफ के अपने फेयर्स हैं, और इसमें किसी एक जने को कुछ बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि हम इतने टाइम से एक ही बहुत फंडामेंटल चीज़ के बारे में बात करते आए हैं, और वो है रिलेशनशिप। तो अगर दोनों जनों के बीच में उनका रिलेशनशिप सॉलिड है, सोच समझकर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कदम अगर उठाया गया है, तो ये दोनों की ही जिम्मेदारी बन जाती है एक दूसरे के फेयर्स को समझकर उनको हैंडल करना। क्योंकि ये खाली एक औरत के ऊपर नहीं है और ये खाली एक मर्द के ऊपर भी नहीं है। एक रिश्ते का मतलब है कि दो एंटिटी साथ आ रही हैं और वो एक तीसरी एंटिटी बना रही हैं, और खुद को बैलेंस करने के साथ साथ वो बाकी वेरिएबल्स जो बाहर ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी संभालेंगे, लेकिन कोर में वो दोनों हैं। और ये इस तरीके के डायलॉग्स अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा नहीं होते। जैसे आपने भी कहा कि ज़्यादा भार सोसाइटली औरतों पे चला जाता है, और मेन को क्या करना है और क्या नहीं करना है उनको बताया ही नहीं जाता है। लड़कियों के लिए, औरतों के लिए बचपन से एक सोसाइटल कंडीशनिंग हो रखी है कि यूर अ नर्चरर एंड यूर अ केयर गिवर। तो अल्टीमेटली यू हैव टू लुक फॉर अ पार्टनर एंड योर लाइफ विल बी कंप्लीट इफ़ यू हैव अ पार्टनर, एंड देन यू हैव टू गो ऑन एंड प्रोड्यूस किड्स। प्रोक्रिएशन इज़ द नेक्स्ट थिंग, एंड वुमेन की आइडेंटिटी ही इसके अराउंड रिवॉल्व होती आई है। मेन का क्या है? अगर हम मेन की बात करें तो उनकी कंडीशनिंग में है टू बी अ प्रोवाइडर, राइट? कि तुमको पढ़ना है, तुमको अच्छी जगह पे तुम्हारा एडमिशन होना चाहिए, और उसके बाद में यू अल्टीमेटली हैव टू गेट मनी, यू हैव टू टेक ऑन द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, ये दोनों बहुत क्लियरली डिफाइंड है, या अंडरटोन्स इनके चलते रहते हैं। सोसाइटी चेंज भी हो रही है, लेकिन ये अंडरटोन्स अभी भी हैं। तभी हम इंडिपेंडेंट वुमेन को थोड़ा ज़्यादा जज करने लगे हैं, हम सवाल उठाते हैं। या अगर कोई आदमी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा उठा रहा है, इफ़ ही वांट्स टू स्टे बैक होम एंड स्पेंड मोर टाइम विद द किड्स और कुक इन द हाउस, सो जितना हम अप्रिशिएट कर रहे हैं उतना वहाँ जजमेंट भी ला रहे हैं, राइट? और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दो आइडियाज़ हमारे दिमाग में सेट हैं कि आदमी का मतलब ये और औरत का मतलब ये, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लैश हो जाता है। अगर हम इसे एक रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि जितनी एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही आदमी की भी है, और उसको भी फिर कुछ चीज़ें, लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स उस हिसाब से सिखाने पड़ेंगे, जो अक्सर मिस हो जाता है। अपब्रिंगिंग में ये चीज़, हम लोग की लाइफ स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स मिस हो जाती है, जो फिर अल्टीमेटली हमें बड़े होकर सीखना पड़ता है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि जब सर पे डंडा पड़ेगा तो आप कुछ तो करोगे ही ना। और मेन को ये स्ट्रगल बहुत होती है कि इमोशंस को कैसे हैंडल करें, क्योंकि फॉर मेन द वर्ल्ड ऑफ इमोशंस थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो जाता है या एलियन हो जाता है, क्योंकि मेन की कंडीशनिंग में इमोशंस आते नहीं हैं।
रो मत, छोड़ दे, जाने दे, गेम्स खेल ले, मूड डाइवर्ट हो जाएगा. सो द एबिलिटी टू एक्चुअली कनेक्ट विद देयर इमोशंस, वो अ लॉट ऑफ मेन आर नॉट एबल टू डू दैट, बिकॉज वो डायलॉग ही कहीं होता ही नहीं है. अभी अगर सैड लग रहा है, खराब लग रहा है, तो हम क्या करें? हमें गुस्सा आ रहा है तो हम क्या करें? हम ठीक है, हम काम में अपने आप को बिजी कर देते हैं, या फिर हम गेम्स में बिजी हो जाते हैं, दोस्तों के साथ टाइम पास कर लेते हैं, और अगर दोस्तों को खुलकर बताते तो वो मजाक उड़ा तो वो देते मजाक हैं। उड़ाते हैं. अब यहाँ पे आपके पास एक पार्टनर है, एक व्यक्ति है जो इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है. एंड ऐसा नहीं है कि मेन आर नॉट इमोशनल, इट्स जस्ट दैट वीमेन हैव हाइटेंड एक्सप्रेशन बिकॉज उनके लिए नॉर्मलाइज किया गया है. मैं अगर आज रोने लग जाती हूँ या आप रोने लग जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? बट इफ़ यू सी अ मैन क्राइंग, इट्स लाइक पता नहीं क्या ही ऐसा हो गया, ये क्यों ही रो रहा है, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, राइट? क्योंकि अब वो इमोशनल कंफर्ट नहीं है. तो अब जब मेरा पार्टनर मेरे सामने इमोशनल हो रहा है, मुझे पता नहीं है मैं हैंडल कैसे करूँ. अब यहाँ पे आप 2-3 लोगों के और इमोशंस लाओ, इधर मेरी मम्मी भी हैं, इधर मेरे पापा भी हैं, मुझे सिचुएशन में कैसे किससे इंटरैक्ट करना है, मैं कैसे रिश्तों को बैलेंस करके चलूँ, ये तो मुझे बताया ही नहीं, मेरे सिलेबस में नहीं था ये. मेरे सिलेबस में क्या था? पढ़ाई करो, नंबर लाओ, फिर उसके बाद आप प्रोवाइडर बन जाओ, करियर अपना चलाओ, बिकॉज घर आपका उसी से चलेगा. ये सब कहाँ था? 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी. एग्जैक्टली. तो ये सब तो था ही नहीं. 3 इडियट्स का डायलॉग जिसमें वो कहते हैं कि अगर पैसा नहीं कमाओगे तो कौन बाप अपनी बेटी देगा. That is, exactly. ब्रिंगिंग एंड कंडीशनिंग दैट वी कम. एग्जैक्टली. और जितना भी हम बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, चेंज हो रहा है, वो अंडरटोन्स तो अभी भी हैं ही, उनको बदलते समय लगेगा, जो भी लगेगा, राइट? बट अब इनकी ये स्ट्रगल्स हो जाती है, तो इनको इमोशनल हैंडलिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, राइट? उसके बाद में इतने सारे जब इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं, जब इतना कॉन्फ्लिक्ट और केओस हो जाता है, तो उनको वो समझ में नहीं आता कि हम कैसे हैंडल करें, तो फिर वो पीछे भागते हैं. जो आपने बात बोली कि मेन को सुकून चाहिए, देखो सुकून तो हर कोई अपनी ज़िंदगी में चाहता है, लेकिन अगर हम मेन स्पेसिफिक अगर हम बात कर रहे हैं, तो मेरी नज़र में इट्स नॉट अबाउट जस्ट गेटिंग सुकून, बट इट्स just not having the ability to, or not having enough skills to manage chaos, conflict that comes with heightened emotions. Bang on. That was bang on. Yes, I truly agree on that. मैं यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल अपनी लाइफ से शेयर करना चाहूँगी. जब ये ना बहुत ही नॉर्मल अपब्रिंगिंग है. मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लड़की जो ये पॉडकास्ट देख रही है उसे बचपन से ये डायलॉग ना मिला हो कि खाना बनाना सीख ले, जब वो दूसरे घर चली जाएगी तो क्या करेगी, जब तू तो पराए घर जाएगी तो जा. मतलब कुछ भी रिलेटेड टू ये वाली कंडीशनिंग गर्ल्स को रहती है कि तू दूसरे के घर जाएगी और दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू. दिस इज़ अ मेन लाइफ स्किल ऑफ कुकिंग एंड मैनेजिंग योर हाउस. एंड ज़्यादा ज़ुबान मत लगा, सास को बोलेगी तो वो तेरे को बाहर फेंक देगी ना. द कॉमन डायलॉग्स दैट वी कम अक्रॉस. वेराज जब हम लड़कों की बात करते हैं तो उनको ऐसे डायलॉग सुनने को नहीं मिलते हैं. जब मेरे भाई की शादी हुई एंड द नॉर्मल लाइफ स्किल दैट यू आर टॉकिंग अबाउट कि एक लड़का आता है, वो लड़की के साथ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में शेयर कर रहा है, चाहे वो बच्चा पालना हो, चाहे वो किचन स्पेस हो, चाहे वो बेड ठीक करना हो, छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने अपने भाई को कभी ज़िंदगी भर करते हुए नहीं देखी. बट सडनली अ गर्ल हैज़ कम इन टू माई लाइफ, हिज लाइफ एंड आवर स्पेस, एंड ही इज़ चेंजिंग. when I see him standing in the kitchen and making stuff with bhabhi, this seems really unrealistic कि ये कैसे है, but to my responses ये तो बहुत beautiful है. Exactly, and this is what is needed, because जो इंसान, देखिए, जो इंसान बाहर से आ रहा है वो सिर्फ आपका घर संभालने नहीं आ रहा है, वो अपना घर बनाने आ रहा है, right? So they also want to be loved and accepted and all of that, right? So they're also, so the responsibility becomes shared. इसीलिए जो मैं बात भी बोल रही थी कि it's about families getting together. It's not just about two people, but it's about families getting together. तो वो यूनियन को ऑब्वियसली दोनों लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलना भी उतना ही ज़रूरी है. That's what I was leading to, कि जब मैंने अपने भाई को किचन में काम करते हुए देखा, या फिर कोविड के दिनों पे मैंने उसे देखा वो बर्तन मांज रहा है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हम बात कर सकते हैं, दो रिस्पॉन्सेज आ सकते थे. एक कन्वेंशनल रिस्पॉन्स कि देखो कि ये आज जैसे ये लड़की आई है तो लड़का चेंज हो गया है, ठीक है, ये वो सब करने लग गया है जो हमारे टाइम पे तो करता ही नहीं था, अब तो ये जोरू का गुलाम हो गया है. रिस्पॉन्स नंबर 1. रिस्पॉन्स नंबर 2 कि वो समझना कि वो सामने वाली की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा है, वो एक काम कर रही है तो दूसरा ये काम कर रहा है जब मेड नहीं आई है तो. एंड मेरे लिए भी, मी बीइंग सो मॉडर्न, जब मैंने भाई को ऐसे करते हुए देखा ना कि वो बर्तन मांज रहा है, मेरे फ्रैक्चर था उन दिनों पैर में, तो मेरा रिस्पॉन्स ये था कि भाई तू हट जा, मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं. बट देन आई रियलाइज्ड
एंड जब जैसे जैसे चीज़ें हुई कि what he was doing was right and the kind of change that is happening inside my home was needed, and वो acceptance मेरे घर वालों को भी बहुत जल्दी आई, and वो उस चीज़ को एक डिफरेंट लेंस से देखना हम सब ने शुरू कर दिया. तो मैं चाहती हूँ कि शायद कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो वो डिफरेंट लेंस से नहीं देख पाती. पता है there's a fundamental flaw in what we are talking or what we see happening around us, and the flaw is कि अच्छा एक मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ कि मान लीजिए कोई लड़का आपके आपका भाई दोस्त कोई भी वो आज बाहर पढ़ने चला जाता है, ठीक है, और वो अपना एक सेपरेट अपार्टमेंट में रह रहा है, जो भी तो कर वो रहा खुद है, काम करेगा तो ना. कौन आता है उसके बर्तन धोने, उसके कपड़े धोने सुखाने के लिए, उसके बिल भरने के लिए, बिस्तर लगाने के लिए कौन आता है? वो खुद करता कर रहा है ना, खुद कर रहा है और ना, लड़की भी जाके बाहर खुद तो कर ही रही है ना. तो यहाँ पे हमने घर को एक जेंडर के पर्सपेक्टिव से हमने डिवाइड कर दिया है कि बिस्तर लगाना, खाना बनाना, बच्चों का ध्यान रखना, बर्तन धोना, ये सब चीज़ें जो हैं राइट, ये सिर्फ विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये बेसिक लाइफ स्किल्स हैं जो हर किसी को आने चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, और ये बचपन से आपको सिखाए जाने चाहिए. इनका आपके एक मर्द या औरत होने से कोई लेना देना नहीं है. ये बेसिक लाइफ स्किल्स हैं जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं, आपका सेल्फ केयर में आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि आपकी डेली लिविंग इन्हीं चीज़ों से चल रही है. तो ये तो आना ही चाहिए आपको. पर हमने नैरेटिव बना रखा है कि बस ये तो सिर्फ औरतों का काम है, जो कि एक्चुअली गलत है. अब लड़का बाहर जा रहा है तो करेगा ही ना ये सब, तो बचपन से आप आदत लगाओगे उसको, तो फिर उसको पहली बात तो आपको एलियन नहीं लगेगा, चाहे वो सिंगल होके कर रहा हो या वो पोस्ट मैरिज कर रहा हो. इट कम्स नेचुरली, इट डज नॉट फील लाइक सो मच ऑफ अ स्ट्रगल. एंड थर्ड, लाइक आई रिपीट, इट्स अ बेसिक लाइफ स्किल. इतनी चीज़ें करनी तो आनी ही चाहिए कि तुम किचन से खुद पानी लेकर आ सको, कल को घर में कोई नहीं है तुम अपने लिए खाना बना सको, और अगर शौक से बनाओगे, कि लोगों को शौक नहीं भी होता है तो और भी अच्छी बात है. तो तुम अपने आप को ये चीज़ें आपको सस्टेन करने में हेल्प करती हैं. सिर्फ बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, वो भी एक सर्टेन एज तक, कि उनके लिए ये सब चीज़ें करी जाएं. बट एक्चुअल अगर हम सही पर्सनालिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये बेसिक स्किल्स, डेली लिविंग के स्किल्स, और जो हम एक बिहेवियरल एंड इमोशनल लेवल पे हम स्किल्स की जो अब तक बात करते आए हैं, ये ट्रेनिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लाइफ इनसे आगे बढ़ती है. तो जितना तवज्जो हम पढ़ाई को देते हैं, हम मार्क्स लाने को देते हैं, नौकरी पाने को करते हैं, हमें उतना ही इन पे भी देना चाहिए. तभी हमारी क्वालिटी ऑफ फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग, वो कहीं जाके चेंज हो पाएगी. और अक्सर आप नोटिस करोगे कि जहाँ दिक्कतें हैं, जिन रिश्तों में दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें इसीलिए हैं क्योंकि ये फंडामेंटल्स कभी थे ही नहीं. एक अनसेड एक्सपेक्टेशन है और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो यही चीज़ कि ये बेसिक लाइफ स्किल्स हैं. ऑटो पायलट ना, तो ऑटो पायलट पे जब भी हम किसी चीज़ को छोड़ेंगे और हम उसे अपग्रेड नहीं करेंगे, हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे कि ऑटो पायलट हमारे लिए सही भी है या नहीं, तो फिर चीज़ें तो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाएंगी ना. Let's bring the conversation to another tangent, or let's address the elephant in the room. One of the major complexity जो हम relationship में face करते हैं वो हैं in-laws. तो यहाँ पे 3 चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है. पहला, द वेरी लेजेंडरी सास बहू रिलेशनशिप. दूसरा, प्रॉब्लम एक लड़का फंस जाता है बिटवीन माँ एंड पत्नी. तीसरा इज़ लड़की कहती है कि लड़का मेरे पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स नहीं मानता. ये मेजर प्रॉब्लम्स मैंने पाई. सो लेट्स गो वन बाय वन. टेल मी द फर्स्ट वन दैट यू हैव. सास बहू रिलेशनशिप. इस तरीके के रिलेशनशिप में ऑफ कोर्स जो अगर हम मेन वुमेन के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो जो आदमी है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपने परिवार को जानता है और आपका जो पार्टनर है वो नहीं जानता है. सो मेन नीड टू बी द ब्रिज हियर वेयर दे आर एबल टू हेल्प बोथ द पार्टीज टू गेट एडजस्टेड टू ईच अदर, एंड दिस विल ऑफ कोर्स टेक टाइम, राइट. ज़्यादातर दिक्कत इस वजह से आती है क्योंकि हम ये सारे फैक्टर्स कंसिडर कर ही नहीं रहे होते हैं. क्योंकि हम क्या बोलते हैं, एज हो गई शादी कर लो, बस. अब शादी करने के बाद आप क्या करोगे, क्यों कर रहे हो आप शादी, आप कैसे ये सब चीज़ों को हैंडल करोगे, यही मेन चीज़ आती है, राइट. तो आदमी के लिए यहाँ पर जो उनकी भी स्ट्रगल्स आती है, क्योंकि उनको तो कोई बताता ही नहीं है, वो तो अपना काम, नौकरी, ये सब में बिजी थे ना, लेकिन कि उनको
ये 2-3 रिलेशनशिप्स के बीच में आना पड़ेगा और एक दूसरे की बात एक दूसरे को समझानी पड़ेगी, संभालना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल करना है, लड़ाई झगड़े को कैसे सुलझाना है, कब मम्मी को समझाना है, कब अपनी वाइफ को समझाना है, ये सब स्किल्स तो उनके पास में कई बार होते ही नहीं हैं, राइट। और उनकी भी अपनी इतनी स्ट्रगल्स हो रही होती हैं, वो उनके पास चैनल नहीं होता या वो बता नहीं पाते या खुद को समझ नहीं पाते। तो इसीलिए यहाँ पे आदमियों का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि आप पहली बार जो पार्टनर चूज़ कर रहे हो अपने लिए, आपने और अपने पार्टनर ने इतनी अंडरस्टैंडिंग बिठा रखी है कि आप अपने कम्युनिकेशन को भी संभाल सकते हो और फिर आप बाकी लोगों के साथ में भी अपने इंटरेक्शन को बैलेंस कर सकते हो। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जब हम सास बहू की रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उससे एक ओल्ड कंडीशनिंग चली आ रही है कि लड़कियों को डर लगता है सास से कि वो मुझे समझेगी नहीं, और सासों की भी एक ओल्ड कंडीशनिंग चली आ रही है कि जैसा मेरे साथ हुआ था वह वैसा ही अपनी बहू से एक्सपेक्ट करूँगी। ठीक है, तो दो टाइम्स आर चेंजिंग एंड आई हैव सीन ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स ऑफ मदर इन लॉज एंड डॉटर इन लॉ। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम डेटिंग पीरियड की बात करते हैं बिटवीन अ मैन एंड वुमेन, अगर हम ये आइडिया प्रपोज करें कि आपको आपकी सास के साथ भी मिलना जुलना चाहिए शादी से पहले या फिर एक अरेंजमेंट में आने से पहले, क्योंकि आप किसी के घर पे जा रहे हो, वो नहीं जानती कि आप 25 साल से 26 साल से कैसी ज़िंदगी लीड कर रहे हो, आपको वो वैसे नहीं समझती, तो वो आपको उस तरीके से प्यार नहीं दे पाएंगी। ऑब्वियसली जैसे आपने समय की बात करी कि उस सास बहू रिलेशनशिप को भी समय की ज़रूरत है। इसमें आई वुडेंट से कि ये पूरी तरह से सच है या यही एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है, कि इसके अलावा और कोई इससे बड़ा सच है ही नहीं, क्योंकि ऐसे भी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ का रिलेशनशिप अच्छा है, फ्रेंडली है, सपोर्टिव है, राइट। ठीक है, मे बी हमें ज़्यादा पता नहीं है या हम ये कह सकते हैं कि रेशियो प्रपोर्शन शायद थोड़ा कम होगा, बट टू से कि ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे हमने मैरिज की बात करी कि किसी की अच्छी शादी कभी हो ही नहीं सकती, ऐसा ट्रू नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कैसे इस रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, राइट। पहली चीज़, कपल के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत मैटर करता है। एक आदमी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें कि वो अपने पार्टनर को और अपनी फैमिली को दोनों के बारे में चीज़ें समझा सके और उनको एडजस्ट कराने में उनकी मदद कर सके। और तीसरी चीज़, अगर हम ये कह रहे हैं कि पार्टनर्स को एक दूसरे के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की, तो हाँ, फैमिलीज़ को भी अपनी प्रोस्पेक्टिव डॉटर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ को अपनी नहीं होने वाली फैमिली के साथ समय स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। उनके तौर तरीके, उनकी आदतें, उनके सोचने समझने के तरीके को जानना, परखना, खुद के लिए ही असेस करना कि मैं कितना एडजस्ट कर सकती हूँ, कितना नहीं, मुझे कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं, ये सब चीज़ों की जांच पड़ताल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हो। तो शादी में अक्सर दो ही चीज़ें होंगी, या तो आप समय लेके शादी करोगे, आपने सब चीज़ें देख ली, समझ ली, भाई फैमिली ऐसी है, मम्मी ऐसी है, पापा ऐसे हैं, कुछ हद तक वो बदल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें चाहेंगे भी तो नहीं बदल पाएंगे। और हमारे साथ भी ऐसा ही है, कुछ चीज़ों में शायद मैं एडजस्ट कर लूँ लेकिन शायद मैं ना कर पाऊँ, राइट। तो कभी कभी आप प्रेपरेशन के साथ जाते हो, और जब हम ये चट मंगनी पट ब्याह वाली बात करते हैं कि आपने बस 1-2 महीने थोड़ा सा समय बिताया और ऊपर से अभी आपको सब ठीक लग रहा है तो चलो कर लेते हैं शादी, अब पूल में कूद गए तो हाथ पैर तो मारोगे ही ना। तो फिर ये हाथ पैर मारते मारते फिर या तो आप सीख जाते हो, और अगर आप सीख गए तो ठीक है, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं सीख पाए, एंड यहाँ मैं सभी की बात कर रही हूँ, कलेक्टिवली हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज, अगर ये नहीं सीख पाएंगे, राइट, तो दो ही चीज़ें होंगी, या तो ज़िंदगी भर कुड़ते रहेंगे, आप एक दूसरे से प्यार नहीं कर पाओगे, लगाव नहीं रख पाओगे, सिर्फ नेम से चलता रहेगा, या रिश्ते ख़त्म ही हो जाएंगे। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये एक रिलेशनशिप और एक मैरिटल रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ प्लस इन लॉज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इसी पे जो आपने एक चीज़ और बोली थी कि जो हस्बैंड्स होते हैं वो वाइफ की फैमिली को अपनी फैमिली नहीं समझ पाते। मैं अभी भी इसमें यही बात दोबारा से बोलना चाहूँगी कि देखिए, ये कपल के डायनामिक पे डिपेंड करता है, राइट, क्योंकि वो दोनों अल्टीमेटली साथ आ रहे हैं, तो कि वो दोनों एक दूसरे को अपनी फैमिलीज़ की इम्पोर्टेंस दिखा पा रहे हैं या नहीं। एज अ पार्टनर, क्या मैं समझ पा रही हूँ या नहीं कि मेरे पार्टनर के लिए उनकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। और अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रहा हूँ रादर कि वो मेरी फैमिली को एम्ब्रेस करे,
राइट, मेरे लिए भी ये उतना ही ज़रूरी है। ये बात बोली नहीं जाती है, समझाई नहीं जाती है, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि मेजरली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने सालों साल जो कंडीशनिंग चली आ रही है हमने औरतों पे डाल रखी है ना कि तुम्ही को सब कुछ करना है। आदमी को क्या करना है शादी में, एक्सेप्ट कि तुम सेरेमनी में पहुंच जाना, उसके बाद क्या, राइट। तो ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप दो परिवारों को साथ ला रहे हो, दोनों के परिवार भी खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहोगे। या तो आप ये बोल दो कि आपके लिए फैमिली मैटर नहीं करती है, राइट, लेकिन अगर हम दोनों तरफ से कह रहे हैं कि मैटर करती है तो फिर संभाल के भी हमें ही रखना है। और एक्चुअली शादी का मतलब एक रिलेशनशिप का, शादी का मतलब तो यही है। ये आपने बहुत सही बात कही। मैं यहाँ पे अपना एक रियल लाइफ एग्जांपल वापस से देती हूँ। ये जो हम कहते हैं ना बच्चे सीखते हैं जो वो देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने अपनी मम्मा पापा की रिलेशनशिप को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। मेरे पापा एंड ऑल्सो माई ब्रदर हैव वेरी ब्यूटिफुली बैलेंस्ड द रिलेशनशिप ऑफ वाइफ एंड अ मदर, क्योंकि मेरा भाई भी है, वो हमारे साथ रहता है। तो वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, मतलब इन लॉज के साथ रहते हैं। जब मेरी मम्मी साथ रही थी तो तब भी इन लॉज थे, मेरे दादा दादी भी साथ रहते थे। तो आई हैव ऑलवेज सीन द डायनेमिक्स ऑफ जॉइंट फैमिली। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मुझे शेयर करना है कि जब लड़कियाँ कहती हैं ना कि जो मेरा हस्बैंड है वो मेरे माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं समझता। सो मेरे नाना नानी एक घर पे रहते थे, हमारे घर के पास ही था वो। जब मेरी नानी गुजर गई तो उसके बाद मेरे नाना अकेले रह गए। एंड देन मेरे पापा नाना जी के पास गए कि आप हमारे साथ रहोगे, आप अकेले नहीं रहोगे। देन पूरी सोसाइटी के लिए वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था कि आप नाना जी को घर पे कैसे बोल रहे हो रहने के लिए। और उस ज़माने में तो बहुत बड़ी बात होती थी कि आप हमारे घर का पानी नहीं पीते और साथ में नहीं रहते। तो पापा ने बोला आप उसके पेरेंट हो मेरे पेरेंट हो, मैं आपको अकेले कैसे छोड़ दूँ। और ये मम्मी ने नहीं कहा पापा को, ये पापा ने खुद किया। गए और नाना जी को हमारे घर की प्रेजेंट घर की चाबी पकड़ाई और बोला कि ये आपका घर है, हम आपके घर में रहते हैं, आप हमारे साथ रहोगे। एंड देन माई नाना स्टेड विद मी फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। एंड इस बात से ना कभी मेरी दादी को ऑब्जेक्शन हुई होती, तो वो ये भी मेरे पापा को यही बोलते कि अगर आप मेरी माँ हो, मैं आप मेरे साथ रहती हो, तो ये भी हमारे पिता हैं, हमारे साथ रहेंगे। मैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू ये दर्शाना चाह रही हूँ कि आप सिर्फ मानते नहीं हो, अगर आप सिर्फ ये नहीं कहते हो कि तुम्हारे पिता मेरे पिता और तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स, आप अगर सच में ऐसे मानने लगते हो तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं कि वो आपको रियल लाइफ में दिखेंगे कि आप इक्वल मानते हो दोनों के पेरेंट्स को। एग्जैक्टली, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट बिकॉज दिस इज़ एग्जैक्टली द पॉइंट जो मैं भी बोल रही थी कि ऐसा नहीं है कि अच्छे रिश्ते नहीं होते। और जैसे आपने अपना एग्जाम्पल शेयर किया, मैं भी ऐसी फैमिली जानती हूँ जहाँ नाना नानी दादा दादी सब एक ही घर में रह रहे हैं, तो वाइफ की फैमिली, हस्बैंड की फैमिली सब साथ में रह रहे हैं एंड सब खुश हैं। ठीक है, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े वो तो होते ही हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छा है। और मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो गुड, फ्रेंडली लेवल पर हैं, सपोर्टिव हैं, अपना फ्रीडम और स्पेस भी मेंटेन्ड है, लेकिन उस तरीके से एक फैमिली यूनिट भी बन के रखा हुआ है। तो क्योंकि हम इसके बारे में ज़्यादा मतलब कैसे बेटर करना है, हम उनके ऊपर ज़्यादा फोकस शायद नहीं करते हैं, या ऐसे एग्जाम्पल्स हमें कम देखने को मिलते हैं। इस वजह से हमें लगता है कि यार जो ख़राब है बस वही शायद सच है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके एग्जाम्पल से ये बात बिल्कुल प्रूव होती है। तो अगर हम अपने फंडामेंटल्स अगर हम क्लियर रखेंगे तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। और हैविंग सेड दैट, कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ ठीक है, आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली, लेकिन मे बी पर्सनालिटी डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं, या फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या नहीं आ पा रहा, वो मेल नहीं आ पा रहा है। कई बार ऐसा होता है, बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स के बाद भी नहीं हो पाता, एंड इवन दैट इज़ ओके। यू स्टिल नीड टू सी कि उस सिचुएशन में आप बेस्ट क्या कर सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, इंक्लूडिंग लोग, उनके थॉट प्रोसेस, उनकी पर्सनैलिटी। तो हम भी एक पॉइंट के बाद नहीं चेंज कर पाते, और हमारे एफर्ट्स का मतलब ये नहीं कि सामने वाला बदल जाएगा। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है किसी के साथ में भी, तो उनको उस दायरे में रह के सोचने की ज़रूरत है कि चलो अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। एग्जैक्टली। किसी को कभी भी आप चेंज करने की कोशिश करोगे ना, वो कभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हर इंसान चेंज तब करता है जब वो करना चाहते हैं। चाहे सही या गलत बाहर से किसी को कुछ भी लग रहा हो, पर मेरे अंदर से आएगा, मैं तभी करूँगा या करूँगी। तो कंट्रोल करना, चेंज करने की कोशिश करना, फोर्स लगाना, वो लॉन्ग रन में कभी काम नहीं आता। ओके, वन थिंग दैट यू वुड वांट टू से फॉर गर्ल्स जो कहते हैं कि उनको इन लॉज के साथ नहीं रहना विदाउट द जजमेंट।
ऑफ कोर्स नो जजमेंट, बिकॉज ये इंडिविजुअल चॉइस है. बट अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो फिर साथ रहना है या नहीं रहना है, ये आपको अपने पार्टनर के साथ मिलके आपके रिलेशनशिप के लिए क्या बेहतर होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के डिसाइड करने की ज़रूरत है. क्योंकि आप एक रिश्ते में हैं, आपके साथ एक दूसरा व्यक्ति है, उसकी भी अपनी सोच है और उसकी भी अपनी नीड्स हैं. तो अगर दोनों जने सेम पेज पर हैं, अगर हम यहाँ पे मैरिज की बात कर रहे हैं, अगर दोनों जने सेम पेज पे हैं तो गुड. अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो उनको सॉर्ट आउट कीजिए कि आप सेम पेज पर आ सकें. और यहीं पे अगर आप बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो, राइट, कि मुझे करना ही नहीं है, तो फिर अगेन फिर पार्टनर ऐसे चूज़ करो जो इससे ओके हैं. और अगर आप कहीं बीच में हो तो प्लीज़ अपने पार्टनर का ओपिनियन भी फैक्टर इन करो. क्योंकि आइदर और कि मेरे हिसाब से ही चलेगा, रिश्ते में वो नहीं हो सकता. रिश्ता ख़राब हो जाएगा अगर दोनों में से कोई भी एक जना इस तरीके से करेगा. तो पेरेंट्स के साथ रहना है या नहीं रहना है, वो आपको अपने रिलेशनशिप और पार्टनर को ध्यान में रख कर भी सोचना पड़ेगा. क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग चेंज नहीं करते हैं. कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो भी साथ में रहना पड़ जाता है, राइट. तो साथ में रहो या ना रहो, रिलेशनशिप कैसे बेटर होगा सबके साथ, ये तो सोच ही सकते हो. ज़रूरी थोड़ी है कि आपको सेम घर में रहना है, ऊपर नीचे रह सकते हो, आप आमने सामने रह सकते हो, राइट. तो क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं जिससे कि आपका पार्टनर भी खुश रहे, अगर वो साथ रहना चाहते हैं तो कैसे आप बैलेंस कर पाओगे. जब ये सोच लोगे तो रास्ते अपने आप निकल आएंगे. That's beautiful. We're almost at the end of the conversation. बहुत खूबसूरत रही है. I would want to talk about so many things with you, but let's keep it real and short. And to end the note, tell me about 5 healthy habits of a successful relationship in modern age. Actually, in any age for that matter, some of the habits to keep in mind are, one is build emotional compatibility. बिल्ड दैट इमोशनल कनेक्शन, ताकि आपका पार्टनर आपके लिए वो सेफ स्पेस बन सके जहाँ पे यू कैन बी योर सेल्फ. नंबर 2 इज़ हेल्प ईच अदर टू ग्रो. एक दूसरे को कैसे हम बेहतर कर सकें, लुक आउट फॉर ईच अदर, सपोर्ट कीजिए, और वो कैसे बेहतर हो सकते हैं, उनकी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है, दोनों एक दूसरे के बारे में ये सोचना शुरू कीजिए. नंबर 3, वर्क टुगेदर एज अ टीम. प्लीज़ समझिए कि आप किस लिए इस इंसान के साथ में आए हैं. आप एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, रिश्ते के अपनी ज़रूरतें होती हैं, तो एक टीम की तरह काम कीजिए. मैं ईगो गेम्स में आप ना फंसिए. चौथी चीज़ है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना. लड़ाई झगड़े को कैसे निपटाना है, कैसे सुलटाना है, ये बहुत ज़रूरी है. क्योंकि लड़ाई तो होगी ही होगी, कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही, लेकिन हमें ना तो ढंग से लड़ना आता है, और लड़ाई करने के बाद हमें उसे रिपेयर करना. हो गई गलती, चलो कुछ डैमेज हो गया, अब उसे जोड़ते हैं, उससे कुछ आगे सीखते हैं, नया बनाते हैं. तो किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट करना है और किस तरीके से उसे रिपेयर करना है, ये सीखिए. एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंट्रोल गेम्स में मत पड़िए. कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, ये ऐसे नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा, एंड ऑल ऑफ दैट नहीं. अपनी बात, अपना केयर कंसर्न भी दिखाने का एक तरीका है, बट अंडरस्टैंड दैट एट द एंड ऑफ द डे सबकी अपनी अपनी एक चॉइस है. आप सजेस्ट कर सकते हो, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, लेकिन जैसे ही आप अपने पार्टनर को एक सांचे में ढालने की कोशिश करोगे अपने तरीके से, राइट, यू हैव लॉस्ट योर पार्टनर. फिर वो रिलेशनशिप भी सही से नहीं चल पाएगा अगर दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मेरा दम घुट रहा है और मैं जैसे रहना चाहता हूँ, जैसे रहना चाहती हूँ, आई कांट बी माई सेल्फ. तो इसीलिए डोंट गेट इनटू एनी कंट्रोल गेम्स. ब्यूटिफुल. यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी. बहुत ही एक्सपीरियंस से कही आपने ये जो बातें कही हैं, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे रिलेशनशिप बढ़ती है वैसे वैसे बोर्डम कम्स इनटू प्लेस. तो मुझे लगता है वी शुड ऑलवेज सेलिब्रेट, वी शुड लर्न टू सेलिब्रेट ईच अदर विदाउट ओकेजन्स, वो स्पार्क मेंटेन करने के लिए. एंड प्रॉबली इट्स बेटर इफ़ वी कैन फाइंड फ्रेंड इन आवर पार्टनर. एब्सोल्युटली. एंड यू आर राइट कि हाँ, रिलेशनशिप्स में कुछ टाइम के बाद बोर्डम आता ही है, क्योंकि रिलेशनशिप के भी अपने फेजेस होते हैं, राइट. और वो स्पार्क अलाइव रखने के लिए
अपनी ग्रोथ पे फोकस करना, साथ ही साथ पार्टनर को भी सपोर्ट करना, अपनी इंडिविजुअलिटी को रिलेशनशिप के साथ बैलेंस करना और क्रिएट मोमेंट्स ऑफ फन, लाफ्टर एंड जॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि बोर्डम सीप इन ना हो। तो कैसे कैसे आप अपने रिलेशनशिप में नयापन ला सकते हैं, राइट, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके, नई चीज़ें सीख कर, राइट, नए एक्सपीरियंसेस लेकर, तो आपकी गाड़ी जो है आराम से आगे चलती रहेगी। ऑल्सो बोर्डम को काउंटर करने के लिए नए एक्सपीरियंसेस और फन मोमेंट्स भी, बट ऑल्सो व्हेन इन द मोमेंट्स ऑफ फाइट एंड व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, यू लुक बैक टू दोज मेमोरीज जो आपने डेवलप की थी, दोज फन मोमेंट्स, एंड एक्चुअली दे हेल्प यू रिवाइव बैक योर रिलेशनशिप। एब्सोल्युटली, वो एक कुशन की तरह काम करती हैं, क्योंकि लड़ाई के बाद में ऑफ कोर्स हम एक बहुत नेगेटिव स्पाइरल में चले जाते हैं एंड इट इज़ पॉसिबल नीड टू डिग गुड मेमोरीज। एग्जैक्टली, तो हम उस समय बहुत बुरा बुरा सोच सकते हैं, लेकिन कपल्स थेरेपी की जब हम बात करते हैं तो बहुत रिनाउंड दो थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर जॉन एंड जूली गॉटमैन, जिनका काम बहुत वाइड स्प्रेड है, एंड दे केम अप विद अ गोल्डन रेशियो। ओके, So they have said कि the golden ratio is 5:1, which means for every one negative interaction that you have, एक खराब इंटरेक्शन अगर आप दोनों के बीच में हुआ है, तो आपके पास कम से कम 5 खुशी के मोमेंट्स होने चाहिए। वाओ। और हम क्या करते हैं, हम 5 बारी लड़ाई करते हैं और बस एक ही बार एक खुशी का मोमेंट लेके आते हैं, राइट। तो जितने आपके पास पॉजिटिव सपोर्टिव इंटरेक्शंस होंगे, वो आपके नेगेटिव वालों को थोड़ा सा काउंटर करने में, कुशन देने में आपकी हेल्प करेंगे, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को हमेशा एक डार्क लेंस से ही ना देखो, आप ऑब्जेक्टिवली देख पाओ कि यार ठीक है, थोड़ा बहुत अगर कांटे हैं तो ओवरऑल फूल तो सुंदर है ही ना, तो वैसे वो हेल्प करता है। Wonderful. This is an absolute beautiful, insightful conversation. Damini, thank you so much for your time. And I would just want to say that keep growing in love. Don't fall in love. And thank you so much. Thank you. हाँ जी भाई लोग, कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद कुछ क्लैरिटी मिली। Was it helpful? Was it value adding in your life? If it was, then please share this podcast with your friends and family. Share it with someone who may need it. And अगर आप साइकोलॉजिस्ट दामिनी ग्रोवर की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई हैं। And thank you so much for supporting Hocus Pocus with Anshul. Don't forget, you are watching India's first magical podcast. एंड आपको यहाँ पर मिलेगा मैजिकल, एंटरटेनिंग, इंफॉर्मेशनल, मोटिवेशनल कंटेंट. सो सब्सक्राइब टू आंचल राजकुमार एंड आई विल सी यू अगेन ऑन एवरी थर्सडे 7 PM.